हमारा सिस्टम इतना करप्ट कर देता है किसी भी आदमी को कि उसको ठीक कैसे करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डेथ सेंटेंस खत्म हुआ है, ऐसे 3-4 केसेज हैं, बाद में वो एमपी बने। टाटा का केस था, संजय दत्त के ऊपर लगा था। लेकिन अगर ये केस नहीं होता तो महाराष्ट्र के सीएम सुनील दत्त होते। कई बार निरपराध सजा पाते हैं अपने समाज में भी, अपनी इस कोर्ट में भी, इस सिस्टम के बावजूद। और जितना मुश्किल एफआईआर लिखाना है उतना ही मुश्किल उस आदमी के लिए न्याय पाना है। आप एक गरीब आदमी हो, मजदूर हो, आपका विटनेस कहता हमने देखा नहीं था साहब, तो कोर्ट बोले कि हाँ यार क्या है इसमें, हो सकता है सही हो। मगर अगर यही केस किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार का, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, लोग बोलेंगे देखो साहब खरीद लिया होगा गवाह को। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो 15 मुकदमे होते हैं। लेकिन उस जमाने में वकालत की जो इज्जत थी वो ऐसी थी कि कई लोगों की होती भी शादी इस बात के लिए कट जाती थी कि लॉ में एडमिशन ले लिया उन्होंने। आज हम रोड पे चलते हैं, टोल तो हम देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। भाई या तो रोड टैक्स ही ले लो या टोल टैक्स ही ले लो। गोली किस जगह मारे हैं इसका भी पैसा है। देयर वाज AK-47 रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी। इट वाज सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लॉयर्स अक्सर ब्लैक कोट पहनते हैं और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं उनको लगता है कि बस वहीं तक उनका काम सीमित है। हालांकि दिस इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट द डाइवर्स वर्क दैट दे डू। तो आप हमारी जनता को प्लीज़ ये बताएं कि इसके अलावा लॉयर्स किस किस तरह के काम करते हैं। देखिए, एक तो प्रोफेशनल काम है जो कि आप कोर्ट के अंदर आप देखते हैं, और मूवीज़ में जो दिखाता है काफ़ी हद तक सच नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक आप ये कह सकते हैं कि कपड़े वही पहनने हैं, ब्लैक एंड वाइट की ड्रेस है। ये अलग बात है कि ये ड्रेस जो उत्पत्ति इसकी है वो शुरुआत हुई थी लंदन से, जब वहाँ पर किंग की डेथ हुई, और डेथ होने के बाद लोगों ने काले कपड़े पहने उनके मोर्निंग के लिए, शोक के लिए। तो वहाँ से काले कपड़े का चलन चल गया। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉलोनियल स्टेट से इंडिया भी उनमें से एक था, तो यहाँ पर भी चला और वो काले कपड़े चल पड़े, फिर वो वही चलता रहा। तो ब्लैक एंड वाइट की एक बात है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जब वकील लोग कहीं बाहर मिलते हैं, कोर्ट में मिलने के बाद तो पहचान नहीं पाते कि वही है, क्योंकि आप ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत है, हो आपके जाती बाल है। बंधे होते हैं, आप बिल्कुल ठीक से रखते हो। बाहर आप कहीं आप जींस में दिख जाओ, टी शर्ट में दिख जाओ या साड़ी में दिख जाओ तो पहचानने में दिक्कत हो जाती, करिए वही है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन वकीलों में हमारे हर तरह के टैलेंट हैं। आप देखिए, चूँकि लॉ में भी इतने सारे विंग्स हैं, इतने सारे लिम्स हैं उसके। अब हमारे पास इनकम टैक्स के केसेज होते हैं, एंटरटेनमेंट के भी होते हैं, आपके किसी के डेट रिकवरी के भी होते हैं, कॉर्पोरेट मैटर्स भी होते हैं। आप कोई भी मैटर उठाएं, लॉ से रिलेटेड है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट से लेके और डेथ सर्टिफिकेट तक, ये तो उसमें लॉ की ज़रूरत है आपको। आप मूवी देखने जाएं, वहाँ भी फिल्म सेंसर बोर्ड है, वहाँ भी आपकी कॉपीराइट का इशू है, ट्रेडमार्क का इशू है। तो आप जिस जिस फील्ड के हो, ये सारे पार्ट कवर होते हैं उसके अंदर। अभी हाल में एक कार्यक्रम कराया हमने, कल्चरल प्रोग्राम कराया, बहुत सालों के बाद मैंने एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी, कल्चरल कमेटी, जो पहले कभी नहीं थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने वो कमेटी बनाई और उसमें हमने कलाकारों से बोला कि जो जो परफॉर्म करना चाहता है आप लोग ज़रा आइए और परफॉर्म करिए। हमें लगता था कि 8-10 लोग आएंगे, ठीक है शुरू कर देंगे, मगर आप आश्चर्य करेंगे 450 एप्लीकेशन आए। और जिन लोगों ने परफॉर्म किया उसमें पद्मश्री अवार्डीज़, जो पद्मश्री ऑनर से सम्मानित वकील हमारे थे, उन्होंने भी गाना गाया। और हर तरह का एक कार्यक्रम देखने को आया। हमारे एक सुप्रीम कोर्ट जज थे जोसेफ साहब, KM जोसेफ, बहुत अच्छा गाना गाते थे। जब उनको पता नहीं था हम लोगों को, कार्यक्रम था, सब लोग गा रहे थे, उनको मैं भी गा सकता हूँ, बोले आप गाइए। उन्होंने गाए। कई हमारे यहाँ जर्नलिज्म के लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो हमारी जो वकालत की जो फील्ड है वो अलग नहीं है। जैसे आप कई पुलिस वालों के वीडियो डांस करते हुए आपको दिख जाते हैं, वो हमारे वकीलों में भी मिल सकता है जी। सर बट दिस इज सच अ थॉटफुल थिंग टू डू, क्योंकि आप लोग इतने काम में व्यस्त रहते हो एंड यूजुअली द नेचर ऑफ योर वर्क इज़ वेरी सीरियस। तो इट्स अ नाइस ब्रेक दैट एवरीवन गेट्स थ्रू दिस। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक तो ब्रेक हो गया, वंस दैट यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ नाइस जेन्युइन ब्रेक व्हिच योर माइंड, योर सोल रिक्वायर्स। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स दे आर एक्चुअली, आई फील दैट दे आर पैक्ड बाय देयर ओन प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस। दैट इज़ नॉट प्रॉपर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज़िंदगी में ना जो आप काम करते हो प्रोफेशनली वो करो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी वैसे ही एन्जॉय करना चाहिए। बट सर ये जो आप बात आपने जो भी कहा है अभी, उसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो वो वर्क लाइफ बैलेंस की बात की है आपने। बिल्कुल। और सीखने की चाह हर इंसान में हो ये ज़रूरी नहीं है, आप में है इसीलिए आप लाइफ को इस तरह से देखते हो। बट अगर कोई इंसान है जिसमें चाह ही नहीं है सीखने की, तो उस इंसान को कैसे प्रेरित किया जाए? देखिए, जो आदमी है ना वो ईर्ष्या का पुतला होता है। अभी आपके साथ बहुत सारे दोस्त होंगे, आप जीवन में अच्छा कर रही हैं,
आपके जो दोस्त होंगे वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी मेहनत की, कैसे करके आप यहाँ पहुँची, आप क्या कर रही हैं और क्या आपके आइडियाज़ हैं, वो आपसे जलना शुरू कर देंगे। तो बहुत सी सीखने की जो कला है ना, वो आप ईर्ष्या से भी आ जाती है। जैसे कोई बहुत बड़ा राइटर हो, बहुत बड़ा प्लेयर हो, आप उससे ईर्ष्या करें, जलन करें और आप जलन करके कंपटीशन करके, हेल्दी कंपटीशन जिसको हम बोलते हैं, आप करके खेलना शुरू करें तो आप शायद अच्छे प्लेयर हो सकते हो, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो। मगर ईर्ष्या का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने जल जल के ही मर जाओ और सामने वाला आदमी अपना काम करता रहे, उससे कुछ कंपटीशन है। अगर आप ये समझते हो कि नहीं ये मैं इससे बेटर हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए, तो शायद आपको मिल भी जाए। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको मिले ही नहीं। तो इसलिए थोड़ी-सी जो आदमी के अंदर है ना, अगर आप सोसाइटी में रहेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जब से आप दौड़ते हो, बहुत ताकत लगा के दौड़ते हो और आपको एक लेवल पे आके लगा, तुम कितनी भी ताकत लगाए ना, मेरा नंबर आखिरी रहने वाला है, तो आप रुक जाते हो। आपने दौड़ना बंद कर दिया। लेकिन ताली सबसे ज़्यादा 2 लोगों के लिए बजती है। एक जो सबसे पहले आता है और दूसरा वो जो सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी, एडवर्स होने के बाद भी अपनी रेस को कंप्लीट करता है। किसी के पैर टूट जाए, चोट लग जाए, मगर वो फिर भी चलते हुए सही, चाहे जैसे-तैसे उसने अपनी रेस की जो पूरी की रेस, अगर उसके लिए भी ताली बजती है। ये समझने की ज़रूरत है। और हमारे समाज के अंदर हम लोग चूँकि उगते सूरज को ही नमस्ते होती है। सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स, हम लोग कहते हैं, देयर मेनी टेकर्स आर देयर। जब फेल्योर होता है, वो दैट इज़ ओनली योर लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं बताऊँ आपको, चलिए एक फ़िल्म स्टार्स का उदाहरण ही दे देता हूँ। अभिषेक बच्चन जो है, इनकी फ़िल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो गई और उनके बारे में पेपर्स लिखने लगे उनके बारे में उल्टा-पुल्टा उस टाइम पे। मैं देखने से ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय जाता था अमिताभ बच्चन जी के यहाँ, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने जितनी भी नेगेटिव खबर थी उनके बारे में, उन्होंने कहा इसको अपने सामने रखो, यही तुम्हें मोटिवेट करेगा हमें क्या अलग करना है। जो कि मैंने सीखा, मैंने समझ गया और अब मुझे भी, मैं हमेशा अपनी क्रिटिसिज्म को वेलकम करता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो है। तो सर, आपने कब सोचा कि आपको इस प्रोफ़ेशन में आना है? बचपन से ही ये सपना था या वाज़ दिस अ डिसीज़न जो अंडर स्ट्रेस और समथिंग एल्स लेड टू दिस डिसीज़न? मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ना, मैं पढ़ने में ठीक-ठाक था, अच्छे नंबर आते थे। सर, काफ़ी अच्छे रहे होंगे। हाँ। यू आर वन ऑफ द सक्सेसफुल लॉयर्स। तो नहीं, हिस्ट्री में मैं टॉपर था, बहुत अच्छे नंबर हमारे हिस्ट्री में आए, मेरे इतना नंबर किसी को नहीं आया था पीजी में भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमने कभी सोचा नहीं था, ये मन में तो हमेशा था कि ये वकालत करनी चाहिए, हुँ। मगर कहाँ जाएँ, कैसे करें, फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर बनेंगे भी तो। मुझे फ़ैसिनेट करता था जर्नलिज़्म का प्रोफ़ेशन, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मैंने वो थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, किया भी, सक्सेसफुली किया। वो करने के बाद मुझे समझ में आया कि जर्नलिज़्म ही सब कुछ नहीं है, और वो भी इसलिए आया कि मैं पहले यूपीएससी करना चाहता था, हुँ। आईएएस बनना चाहता था। एक हमारे जानने वाले आईएएस ऑफ़िसर थे, वो किसी मुसीबत में फँस गए और उनको एक जर्नलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी थी अपनी सस्पेंशन ख़त्म कराने के लिए। उस दिन से मैंने कहा कि नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, ये आईएएस से भी बड़ा है। क्योंकि हमारे कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम लोग तो हुँ। एक गाँव के बैकग्राउंड से आए थे, कोई ऐसे नहीं थे हमें जो गाइड करने वाला गाइड नहीं करते। था। फिर जर्नलिस्ट बनते-बनते एक जर्नलिस्ट फँस गए मुसीबत में, उनके ऊपर कंटेम्प्ट हो गया और डिफेमेशन के केसेज़ हो गए। तो वो वकील के यहाँ गए और वकील ने उनके साथ जो बातचीत की, मैं उनके साथ-साथ था, तो मैंने तय किया कि नहीं यार, वकील ही बनना है। ये हाईएस्ट ऑर्डर है। हाँ, और फिर मैंने वो किया, अपनी जॉइनिंग उसकी वकालत के प्रोफ़ेशन में आने का तय किया। लेकिन उस ज़माने में वकालत की जो इज़्ज़त थी, वो ऐसी थी कि कई लोगों की होती हुई शादी इस बात के लिए कट जाती थी कि वो लॉ में एडमिशन ले लिया उन्होंने। कोई बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि एक टाइम था ब्रिटिश एजुकेशन के टाइम में, कम लोग लॉ करते थे और उनका एक सोशल स्टेटस अलग होता था। उस समय के वकील की बड़ी इज़्ज़त थी। हुँ। जो कोई छोटे-मोटे कॉलेज से भी लॉ करके आया, जो कि आज के हिसाब से बड़े कॉलेजेज़ हैं, वो भी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते थे, क्योंकि उनको मुकाबला उनका ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के छात्रों से होता था। टाइम बदला, सभी जगह कॉलेजेस खुल गए, लीगल एजुकेशन का स्तर हुँ। ठीक नहीं रहा। मैं तो अच्छा बोलूँगा, देखिए जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया, मैं हमेशा उनकी इज़्ज़त करता हूँ और उनके साथ काम करने का जितना भी मौका मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। वेंकट चलैया साहब ने, जब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उस समय उन्होंने तय किया कि एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करना है, एनएलयू बनाया उन्होंने। तो एनएलयूज़ आज आप जो देश भर में देखते हैं, जहाँ के बच्चे, साधारण परिवार के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और वो एक अच्छी शिक्षा पाते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वरना हम सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। पूरी बीएचयू में हमारे एजुकेशन की फ़ीस 60 रुपये होती थी साल की, जिसमें हॉस्टल भी कवर हो जाता था। उसको भी माफ़ करा लेते थे हम लोग।
खेलने की टीम में आ गए, कहीं कुछ आ गए, तो वो चीज़ अब मुश्किल है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं कि वकालत के प्रोफेशन को दोबारा इज्जत जो मिली है वो आजकल की नई जनरेशन ने दी है। जो पिछले 15-16 सालों में जो लड़के लॉ करके बाहर निकले हैं, वो उनको देखने के बाद लगता है कि नहीं, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, ये ठीक है। वरना आज आपने सब जगह से फेल हो गए तो लॉ कर लो ना, कचहरी में बैठेंगे। अब वो टाइम बदल गया, हमारे प्रोफेशन में पैसा भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, आपके पास अपना टाइम है। देखिए वकालत का एक फ़ायदा क्या है, आप कल को काम नहीं करना चाहें, आपको लगता है हमें 1 महीने का ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक ले लो, 1 महीने बाद काम कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं 1 साल पढ़ूंगा बाहर जाके फिर काम करूंगा, 1 साल की पढ़ाई करके आ जाओ, कोई बात नहीं, कम से कम आप शुरू कर सकते हो। बाकी किसी प्रोफेशन में इसकी आज़ादी आपको नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे प्रोफेशन के अंदर, और मुझे लगता है कि जब हम इसमें आ गए, आने के बाद शुरू के 3-4 साल सबके ख़राब बीतते हैं, मेरे भी बीते, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदलता गया, काम भी मिलने लगा, और मेरे पास एक बेसिक सेविंग थी जिससे कि मुझे 5-6 साल अगर हमें काम नहीं मिलता तो हमारा काम चलता। तो बिल्कुल ये तय करके आया था कि मुझे ये करना है, तो फिर जब मैंने वो करना शुरू किया और चल गया तो उसका मज़ा फिर अलग है, फिर तो ठीक हो गया। लेकिन आजकल के नए बच्चों के लिए भी बहुत चांसेज हैं। गायत्री जी, मैं आपको बताऊं कि जो नए बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, अगर वो जिस तरह से लगन के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है, जो इसकी थ्योरीज आएंगी, जो डेवलप होगा लॉ, जो इवोल्यूशन आएगा, वो एकदम अलग आएगा, और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। तो मुझे बहुत मैं होपफुल हूँ। यंगर जनरेशन से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुझे कई लोग कहते हैं ना, आप इतना इंटर्नशिप क्यों कराते हो, इतने बल्क में क्यों कराते हो, इतने सारे लोग करते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ केवल हमारा सिखाना नहीं है, इतने बच्चों का आपस में मिलना, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का आपस में बातचीत करना, ये भी तो एक काम है। और इससे जो वो सीखते हैं उन बैकग्राउंड के लोगों से हर एक फैमिली के बच्चे की फैमिली का बैकग्राउंड अलग होता है। किसी के फादर आईपीएस हैं, किसी के फादर बैंक में हैं, किसी के फादर कहीं स्कूल में या कॉलेज में प्रोफेसर हैं, किसी के फादर वीसी हैं, किसी के फादर जज भी हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं। अब आप जब उन सबकी आपस में बात कराते हो तो आप देखते हो कि बैंकर के बच्चे को डीआरटी के बारे में, बैंकिंग के फंक्शन के बारे में, डेट रिकवरी के बारे में, एनपीए के बारे में, एनसीएलटी की बेसिक प्रोसीडिंग्स के बारे में, बैंक्रप्सी कोड के बारे में उनको मालूम होता है। पढ़ने के टाइम में जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो, आपकी कोई हैसियत नहीं होती, आपकी हैसियत वही है जो बाकियों की है। उनके बीच में रहना, उनसे सीखना, इससे बड़ी कोई लर्निंग नहीं होती। और हमारे प्रोफेशन में कई लोगों को समस्याएं भी हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन उसका कारण केवल एक है कि जो हमारे प्रोफेशन में जो आगे बढ़ चुके हैं उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको भी ख्याल करना चाहिए कि जो नई जनरेशन है या जो हमसे छूट गए, जो हमारे से पीछे रह गए, उनका भी थोड़ा बहुत अगर हम ख्याल कर लें तो मुझे लगता है कि सारा जो सिस्टम है, जो सारी प्रोफेशन है, इसकी इज्जत और बढ़ जाएगी और वो बढ़ेगी। आप मेरे से लिख के लीजिए गायत्री जी, मैं आपको 2-3 साल के बाद जब कभी दोबारा मिलेंगे ना हम लोग, तो आप कहेंगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। प्रोफेशन में धीरे धीरे वो लोग जो कि रोज़ उतना नहीं कमा सकते थे, अच्छा कमा भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन भी है। जैसे लिटिगेशन में हम लोग को फीस बहुत मिलती है। बट सर, जब ऐसा होता है कि आप मीडिएटर्स के थ्रू सॉल्व कर देते हो मैटर, फिर व्हाट अबाउट द लॉयर्स कि उनको भी ऐसा है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रन देयर फैमिली, सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम देन पावर, मनी और सेटिस्फैक्शन? मैम देखिए, पावर और मनी तो रहेगा ही, वो तो नहीं जा रहा है। लॉयर्स तो फिर भी उनके होते हैं। बस बात इतनी है कि जो झगड़ा कोर्ट में होना था, बहुत लंबा टाइम लगना था, उसके साथ 15-20 और लिटिगेशन होने थे, वो बच गया। और दूसरी जो बड़ी बात होती है, हमारे पास पेंडेंसी कितनी है। आज की तारीख में हम दिन रात सुनवाई करें और नए केस नहीं लें तो भी 5 साल लग जाने हैं, 6 साल लग जाने हैं केसेस ख़त्म करने में। हमारी जुडिशरी की वैकेंसी आती हैं। सबसे बड़ी हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर 160 के ऊपर जज होते हैं, लेकिन आप देखें कितने जज की जगह खाली है, आधे से कम जजेस काम कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि हमारे जजेज बहुत हैं, एक तो पहले से ही हम जजेस कम बनाते हैं, जैसे थाने हम खोलते हैं। अब आप देखिए जो सिक्योरिटी है किसी भी ऑफिसर्स की, जो हम पुलिस ऑफिसर्स बनाते हैं, जितने लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए ड्यूटी करते हैं उससे ज़्यादा लोग सिक्योरिटी में ड्यूटी करते हैं, वीआईपीज़ की सिक्योरिटी में। अब जैसे कई ऐसे देश हैं, आप लंदन में चले जाएं, आप देखें कोई जगह पे जहाँ पे 3 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, किसी का यहाँ पे घर है, किसी का 10 मकान छोड़ के, किसी का नेक्स्ट ब्लॉक में है। आप देखेंगे एक पुलिस का एक जवान खड़ा है गेट के ऊपर कहीं दूर, वो सबकी वही देख ले रहा है। आप तो पूरी बिल्डिंग को ही, प्रीमाइस को ही सिक्योर करो। आज की तारीख में आप टैक्स पेयर हो सकते हो, मगर आपकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए आप पे करते हो, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आप पे करते हो, हॉस्पिटल के इंश्योरेंस को आप खरीदते हो, अपना ख्याल आपको करना है। तो अल्टीमेटली जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है जो समाज का, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला है।
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक छोटा सा ज़िला है कुशीनगर, जहाँ का मैं ओरिजिनली बताया मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पर एक गांव के अंदर जब हम लोग बच्चे थे तो उस गांव का हर आदमी ग्रेजुएट था। 15 साल के बाद हम ये देखते हैं कि नए बच्चे हाई स्कूल के बाद पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि जब नौकरी मिलनी नहीं है तो उतना पढ़ के भी क्या करना है, फीस भी दो, ये भी दो, टाइम भी ख़राब करो, जानवरों को ही देखना है, खेती देखनी है तो अभी से देखना शुरू कर देते हैं। आज हालत यह है कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं। अब ये रिवर्स एजुकेशन, स्कूल की बिल्डिंग तब थी 3 कमरे की, अब 2 बिल्डिंग कमरे टूट चुके हैं, एक ही कमरा रह गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी आपको दुखी करने वाली, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि ये जो बोलने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी कॉलेज में बच्चे को पढ़ा लेंगे। अपने 30% 35% टैक्स देने के बाद भी ये 20% अपनी फैमिली पे खर्च कर लेंगे, फिर भी ये बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, जो भी हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो, बॉम्बे में तो खैर आप लोग ये देखते हैं कि लोग यूज़ करते हैं पब्लिक यूज़ ट्रांसपोर्ट करते और हैं जल्दी हम। पहुंच जाते हैं। राइट। लेकिन भाई बहुत से शहर हैं, दिल्ली है जहाँ पर उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या बहुत से और शहर हैं जहाँ पर इसकी दिक्कत है। तो आपको कैसे करना है? आपको फिर अपनी गाड़ी रखनी है, अपने साधन से आपको आना है, और आप अपने साधन से आएंगे जाएंगे तो और भी 2 4 10 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हम सब मिल के सोच समझ के और एक सिस्टम को जनरेट कर दें, अगर ठीक कर दें तो सिस्टम सबके लिए अच्छा है। फिर जो मज़ा है ना, वो मज़ा संतोष में ही है। सच में सर, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, जैसा आपने कहा, वी हैव गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सुविधाएं हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, बट फिर भी लोग अपने बच्चों को, बिकॉज दे वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर देम, वो उनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे, इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजेंगे, कॉलेज के लिए इंटरनेशनली भेजेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि उनका लाइफ स्टाइल जो है वो बड़ा हो जाएगा और एक इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, हैवी, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बड़ी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट आई थिंक अगर स्टॉप हो जाए तो सारे एक ही लेवल पर आ जाएंगे। आप देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, हाँ। और वाजपेयी साहब के घुटने में तकलीफ हो गई, चलने में दिक्कत उनको होने लगी, तो ये हुआ कि सर्जरी करानी पड़ेगी इसकी घुटने की। अब नी सर्जरी के लिए सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया, उनके अपने पीएमओ के भी डॉक्टर्स थे, एम्स के जो डायरेक्टर थे उस ज़माने में डॉक्टर दवे, वो भी इसी के एक्सपर्ट थे। लेकिन करते करते एक नाम सामने आया कि साहब लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल न्यूयॉर्क का सितंदर नानावत करके डॉक्टर हैं, ही इज़ द वेरी गुड डॉक्टर एंड ही कैन कंडक्ट दिस सर्जरी। दे अप्रोच्ड हिम, ही सेड ओके, क्योंकि इंडियन ही थे वो तैयार हो गए। मेरे से उनकी बातचीत होती थी हमेशा। तो जब वो दिल्ली आए तो हम उनको खाने पे ले गए। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये तो बहुत अच्छा है, मतलब क्या ये सर्जरी इतनी मुश्किल है जो ये नहीं हो सकती? उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये मुश्किल नहीं है, और इसमें से शायद जिन लोगों ने मुझे बुलाया है उनको मालूम नहीं होगा कि मेरा एडमिशन एम्स में हो नहीं पाया था। मैंने बहुत कोशिश की थी, एम्स की तैयारी की थी, और मैं मजबूरी में पढ़ने वहाँ गया था, और डॉक्टर्स मेरे से अच्छे हैं यहाँ पे, मगर उनके पास शायद इक्विपमेंट्स हैंडल करने की वो क्वालिटी नहीं हो, या वो इक्विपमेंट नहीं हो, मुझे मालूम नहीं क्या सिचुएशन है। मेरी कल मीटिंग है और मैं वो तय करके देखूंगा और फिर उसके बाद करूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों जो ट्रस्ट फैक्टर है वो लोगों का आज भी यूएस के डॉक्टर पे ज़्यादा है। भले ही हम ही कर रहे हैं और हम लोग ही कर रहे हैं, मगर वही बात है। फिर उनकी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद इंडियन डॉक्टर्स की टीम भी थी, अल्टीमेटली उनका घुटना सब कुछ हो गया, लेकिन चूँकि वेट ज़्यादा था उनका तो चलने में उनको दिक्कत होने लगी बाद में, और आखिरी टाइम तक उनको ये दिक्कत रही वाजपेयी जी को। लेकिन उस डॉक्टर की वो बात मुझे छू गई। पद्म भूषण भी मिला उनको, और उनको पुरस्कार भी, सम्मानित भी किया गया। वो बहुत खुश थे कि उनका ये कहना था कि देखो इतना कुछ मिला मुझे, मैं शायद यहाँ पे होता तो इन डॉक्टर से ज़्यादा लायक नहीं होने के बावजूद मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती। आज हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने हमें बुलाया, हमें यहाँ पे काम दे रहे हो, हमें आप सम्मान दे रहे हो, और मुझे प्रधानमंत्री की सर्जरी करने का जो मौका है वो हमें मिला। तो एक वो चीज़ हो जाती है कि आप बाहर का, अगर आप ठीक से एजुकेशन रखें, प्रॉपर सिस्टम को डेवलप करके रखें। आज हमारा IIM किसी से कम नहीं है, आज हमारी IIT किसी से कम नहीं है, हमारे NLUs किसी से कम नहीं है, हमारे कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उस पर फंड कहाँ है? हमें आप अलाउ नहीं करोगे कि आप सेल्फ फंडेड कोर्सेज शुरू कर लो। अगर आप यही तय कर लें कि चलो आपके कॉलेज की स्ट्रेंथ 700 है ना, 350 बच्चे मेरिट के ले लो, 350 बच्चे पेड ले लो, वो सारा खर्चा आपका निकल जाएगा, आपका कैंपस भी चल जाएगा, आपको उतने झगड़े नहीं होंगे। लेकिन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो साथ में खुली हुई है वो भी कोशिश करती है कि यार ये ना यहाँ इनके बच्चे जाने नहीं चाहिए, ये जानने के बावजूद कि वो हमसे बेटर हैं। क्योंकि आज आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, टीचर की सैलरी लाख रुपए से तो कम नहीं है,
और किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, लाख रुपए तो उसको नहीं मिलते टीचर को, 20,000 मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, शायद 50,000 भी मिलते हो। ना उसके पास वो ट्रेनिंग है, ना उसने वो क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है। तो आपको कभी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, आज भी मुझे कोई पूछे सेंट्रल स्कूल के जो एजुकेशन है वो एनी डे बेटर है बहुत से कॉन्वेंट स्कूल से। मैं नहीं कहता कि सारे से बेटर है, लेकिन चलिए देश के 100 कॉलेजेस को निकाल दीजिए, 100 या 200 को निकाल दीजिए, बाकी सेंट्रल स्कूल के जो हजारों स्कूल हैं वो कहीं से कम नहीं है किसी से, या नवोदय विद्यालय कहीं से ख़राब नहीं है। लेकिन उनके पास बिल्डिंग नहीं है, टीचर्स हैं तो उनकी फैमिली को रखने की जगह नहीं है। आपने फैसिलिटीज सारी रखी हैं मगर खेलने का ग्राउंड नहीं है। आपने स्पोर्ट्स टीचर भी रखा है मगर सिखाओगे क्या उनको, वो सब दिक्कत है। अगर हमने वो सारा कुछ कर लिया तो आप ये लिख के लीजिए कि हमारा जो देश है ना ये आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है किसी भी देश के, आप एजुकेशन पे क्या इन्वेस्ट करते हो। एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूँ आप किसान देख लो, खेत देख लो, खलिहान देख लो, एजुकेशन शिक्षा देख लो और स्वास्थ्य देख लो। ये 5 चीज़ देख लो। ये 5 में अगर हम सफल हो गए, शिक्षा अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, किसान हमारे जो खेत खलिहान के लोग हैं वो ठीक हो गए, इसके बाद आपको रोज़गार देने की ज़रूरत नहीं, हम पालेंगे रोज़गार। बच्चे ढूंढ लेंगे रोज़गार, उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो कि हमने रोज़गार दिया, आपकी ज़रूरत नहीं है रोज़गार की। आप ये 5 चीज़ें करो केवल, ठीक से पढ़ाओ, हेल्थ दो, एजुकेशन दो, खेत खलिहान किसान की चीज़ें देख लो, उनको परेशानी नहीं हो। आप देखो ये 5 करने से सारी चीज़ें आपकी ठीक हो गई। आज हम रोड पे चलते हैं, टोल तो हम देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं। भाई या तो रोड टैक्स ही ले लो या टोल टैक्स ही ले लो, दोनों तो नहीं ले सकते आप। आपने हमें खाना खाने का भी पैसा ले लिया और फिर आपने जितने का अनाज खरीदा उसके पैसे अलग से ले लिए और फिर उसके बनाने वाले का भी चार्ज अलग से ले रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको जो लेना है, अगर आपको लगता है कि टोल चाहिए तो टोल ले लो। और टोल की क्या हालत है आपको बताऊं, अभी मैं एक केस देख रहा था जो मैं हैंडल कर रहा था, दिल्ली नोएडा दिल्ली, ILFS ने बनाया था उसको। 100 करोड़ रुपए का वो फ्लाईओवर बना था आज के करीब 20-25 साल पहले। रोज, और ये प्लानिंग थी। जब आप प्रोजेक्ट लेते हो ना जब कोई भी फ्लाईओवर आप लेते हो या DND टोल टैक्स बनाते हो उसके लिए, तो आपका प्रोविजन ये होता है कि हमें वो पैसे रिकवर करने हैं। और पैसे रिकवर करने के लिए प्रोजेक्शन देते हो आप कि इतने साल के अंदर इसके ऊपर इतनी गाड़ियां जाएंगी, हम इतने पैसे इनसे लेंगे और इतने पैसे लेंगे तो हमारा ये जो पैसा है, जो कॉस्ट है, वो इतने दिन में रिकवर हो जाएगी और उसके बेसिस पे आपको अप्रूवल मिलता है। अब एक टोल ब्रिज की बात बता रहा हूँ, दिल्ली नोएडा दिल्ली की, छोटा सा है, यमुना नदी पार किया, नोएडा में चले गए, इधर से आए तो यहाँ पे आ गया। निजामुद्दीन ब्रिज पहले से था, वो फ्री है। 100 करोड़ रुपए लगाए, प्रोजेक्शन था कि रोज कम से कम 500 गाड़ियां जाएंगी और आएंगे। जाने लगी रोज 40,000 गाड़ियां। तो आपका था कि 5 रुपये लेना है हमसे, आप लेने लगे 25 रुपये। बावजूद इसके जो 20 साल में आपको 5 रुपये लेके 500 गाड़ियों के ऊपर जो रिकवरी होनी थी, वो रिकवरी 50,000 गाड़ी के चलने के बावजूद आपके 10 साल में रिकवरी नहीं हो रही, आप लॉस मेकिंग एंटिटी बने हो 100 करोड़ रुपए लगा के। तो क्या मतलब है इसका? कोई तो देखे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट ने बंद किया उसको कि नहीं आप नहीं ले सकते, आपने जितने पैसे लेने थे उसके 10 गुना निकाल चुके आप क्या बोलते हैं साहब, हम मेंटेनेंस करते हैं। अरे भाई, मेंटेनेंस जो चीज़ बनाए हो उसके 7 गुने का कैसे हो जाएगा? आपने 100 करोड़ की चीज़ बनाई, मेंटेनेंस में 700 करोड़ लगा दोगे, 800 करोड़ लगा दोगे। अब आप देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके दिल को चुभती हैं। बिल्कुल सर, बहुत चुभती है, क्योंकि एक और इसमें पिसता आम इंसान ही है। बिल्कुल कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दो या घर को चलाओ या बिल्डिंग का मेंटेनेंस दो या जो आपने स्कूटी खरीदी है, अब जितना आराम अपने लिए खरीदते हो आप उसके साथ साथ टैक्स भी उतना ज़्यादा देने लग जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और टैक्स का भी कोई लिमिट नहीं है ना। इनकम टैक्स आप पूरी दे रहे हो, 35% तक ये हो गया। सफाई का टैक्स आप अलग से दे रहे हो। अब मान लीजिए हम स्वच्छता सेस दे रहे हैं 2%, जो कि साल का मान लीजिए हमारा 20 लाख 25 लाख का कंट्रीब्यूशन स्वच्छता में है। अब इसके बावजूद हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो रास्ता नहीं है कहीं पे, किसी के यहाँ जा रहे हैं तो, किसी गांव में जा रहे हैं तो आप वहाँ जा नहीं सकते। अब गांव में आप रोड बना दोगे पक्की तो बैलगाड़ी की जगह तो ख़त्म हो गई, ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा। ट्रैक्टर पे आपकी सब्सिडी उस लेवल की नहीं है तो क्वालिटी उस तरह की नहीं है, तो आप ओवरऑल किसान की जो स्पीड है वो भी कम कर देते हो। आपको बताऊं, मैं एक पॉलिसी देख रहा था, शुगर केन पॉलिसी, जो मैंने उसको इम्प्रूव किया बाद में। जितनी शुगर मिल्स है ना, महाराष्ट्र में बहुत हैं, आपके हमारे यूपी में बहुत हैं, हमारे एक ज़िले में कुशीनगर में 13 शुगर मिल होती थी एक ज़माने में, अब तो कम हो गई। 2 फैक्टर बताऊंगा, उससे आप समझेंगे कि किस तरह का आप अफेक्ट करते हो। किसी देश की इकोनॉमी को रोकना हो तो क्या आप कर सकते हो, कितना बुरा कर सकते हो।
आपने एक किसान क्या करते थे कि साहब उनको एक एरिया एलोकेट हो गई, यूपी सरकार करती थी, कोई भी सरकार जो होती है ऐसे ही करती है, शुगर केन एरिया एलोकेट कर दिया कि आप इस एरिया के जो किसान हैं, जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, ये इसी मिल को शुगर केन देंगे। अब हमारे मान लीजिए हमारा 60 किलोमीटर की रेडियस में मेरी जो जगह है वो आ गई 60वें किलोमीटर पे, मेरे से 3 किलोमीटर पे एक शुगर मिल है, मगर हम वहाँ नहीं दे सकते, हमको आना पड़ेगा 60 किलोमीटर दूर चल के, जिसके लिए हमारा लोकेशन है वहाँ आना पड़ेगा देने के लिए। तो हमारा टाइम आना जाना ये भी चला गया। इसके बाद हमें लगता था कि अगर हम यहाँ से आएंगे और जाएंगे और हमें गिन के 100-200 कुंटल गन्ना देना है, उससे अच्छा हम गुड़ बना लें गांव में, जो हम गुड़ जो होते हैं गुड़ बना के गुड़ बेच लेंगे और गुड़ से कमाई हो जाएगी उतनी ही। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नहीं, आप ये गुड़ नहीं बना सकते, आपका एरिया एलोकेट हुआ है, आपको शुगर मिल को ही देना पड़ेगा। अब ये परेशानी आई जब, तो मुझे लगता था कि तो अनरीजनेबल है, क्योंकि लॉ जो है ना, कानूनी और गैर कानूनी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं भी कानून पढ़ने की और जानने की ज़रूरत नहीं आपको, अपने दिल से पूछो आप जो ये कर रहे हो सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपको लगता है जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, आपका दिल भी उसको सही कह रहा है, तो 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है। इतनी सी सीधी सी बात है। इसके बाद किताबें ढूंढ लो आप। लेकिन जब वो देखा, मैंने कहा ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, और मैंने उस पर होमवर्क किया, फिर पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज की, किसानों की मर्जी चले उसके ऊपर काम किया। और मैं आपको बताऊं, ये सब करने के बाद फिर मैंने ध्यान लगाया कि हमारे जो वकील हैं जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट जनरेशन दिल्ली आया था, फर्स्ट जनरेशन इन सिटी, तो मुझे लगता था कि भाई आप देखो, आप कोई आदमी आता है गांव से, पहली चीज़ क्या चाहिए उसको? रोटी कपड़ा और मकान, छत चाहिए। हमने हॉस्टल ले लिया रहने के लिए, तो हॉस्टल में कब तक रह लोगे? जब तक पढ़ाई कर रहे हो। और या तो आप एडमिशन में कोई सीट फंसा के बैठे रहोगे। तो हमारी वजह से, क्योंकि मुझे एक हॉस्टल चाहिए, क्योंकि हमें किराया बाहर नहीं दे सकते और हमारे पास घर नहीं है, हमने एक सीट फंसा ली जो कि किसी लड़के को डिजर्विंग को मिलता, हमने वो सीट ले ली क्योंकि हमें हॉस्टल मिलेगा। हमारा पर्पज ये भी नहीं है कि हमें इस कोर्स में टॉप करके लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या एमफिल करके पीएचडी करके। जो आपका पर्पज होना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट करोगे सिस्टम में, हमें कंट्रीब्यूट नहीं करना है। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा हॉस्टल बना रहेगा, 300 रुपये का हॉस्टल है, कमरा है, खाना है, हम आराम से रह लेंगे। तो पहली चीज़ मकान की ज़रूरत थी। दूसरी ज़रूरत जो मुझे लगी कि आप इंश्योरेंस, आपका हेल्थ का ट्रीटमेंट वगैरह हो जाए। मैंने फर्स्ट टाइम ग्रीवांस सेल बनाया कि जो भी लॉयर्स हैं अपनी ग्रीवांस कोई है तो यहाँ बता दें। फिर मैंने ज़मीन अलॉट कराई, सीएम से बात किया, सबसे बात करके। मैं तब बार में ऑफिस बेरर नहीं था, मैं तो एक आम वकील था, लेकिन मेरे रिसोर्सेज थे, तो मैंने वो ज़मीन अलॉट कराई। जजेस को भी चाहिए होता है घर, वकीलों को भी चाहिए होता है। अब एक जज को आप 5 एकड़ के घर में रखते हो जब वो जज होता है, और रिटायरमेंट के दिन वो फ्लैट ढूंढ रहा होता है, कहाँ हम रहेंगे। हमारा सिस्टम इतना करप्ट कर देता है किसी भी आदमी को कि उसको ठीक कैसे करें। आपने किसी एक आदमी को जिसको 2 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, उसको 5 एकड़ का घर क्यों देना है? कैसे मेंटेन करेगा? आदत क्यों ख़राब कर रहे हो उसकी आप कि साहब लॉन में बैठेंगे, यहाँ खाएंगे। 15 आदमी काम करने वाले हैं, 7 ड्राइवर हैं। उसको मालूम है कि जब मैं कल रिटायर होऊंगा तो हमारे पास ना ड्राइवर होगा, ना हमारा इतना बड़ा लॉन होगा, ना इतना बड़ा घर होगा, और अगर हमें घर में रहना है तो गवर्नमेंट की चमचागिरी करनी पड़ेगी, तब घर बचेगा हमारा। अगर आपका ये सिस्टम है तो क्यों दे रहे हो उनको? उससे तो अच्छा है ना कि आप 10 लाख रुपए उनकी सैलरी दे दो। लेट देम स्टे समवेयर, जो उनको सही लगता है, आगे भी रह लेंगे, ईमानदारी से काम कर लेंगे। आपने सैलरी दी 2 लाख रुपए, घर दिया 15 लाख वाला, नौकर दिए 25, और रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत अगर वो हाथ पाँव मारेगा दाएं बाएं का, तो उसकी सज़ा तो समाज को ही मिलेगी, हमको ही मिलेगी। तो ये ज़रूर थोड़ा सा हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें जज को सुविधा दो, बिल्कुल दो, क्योंकि उनको आइसोलेशन चाहिए, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ फिर उनकी सैलरी भी ठीक रखो। वरना बहुत से लोग आएंगे ही नहीं प्रोफेशन में जज बनने के लिए। वो बोलेंगे कि हमें नहीं बनना जज, हम क्या करेंगे जज बन के। तो पैसा भी एक फैक्टर है जज नहीं बनने के पीछे। हर एक के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन पैसा भी एक फैक्टर होता है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। सर, आपको भी मौका मिला था जज बनने का एंड आपने रिजेक्ट किया, तो आपका कारण क्या? देखिए, मैं तो फर्स्ट जनरेशन दिल्ली में था, और हमारा दिल्ली का सेटअप बहुत बड़ा हो गया था। जिस समय हमें एज कम थी, खैर 44 साल की एज में मुझे बोला गया था, फिर 45 साल की एज में बोला गया। कलकत्ता के थे हमारे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो जब भी मुझे बोले वो कि तुम्हें आना है, मैं कहा सर मुझे नहीं आना है।
एक तो मैं अब इलाहाबाद लौट के नहीं जाना चाहता, दूसरा क्या है सर कि जो एक अब आज का जो हमारा वातावरण बना है, मैं अपनी जनरेशन में, चूँकि मैं ही अकेला घर का आदमी हूँ जो सब कुछ करता हूँ, तो मैं उधर आना नहीं चाहूँगा। दूसरी और भी कई फैक्टर्स हैं जो हमारे को सूट नहीं करेंगी। अब दिल्ली में आके सेटअप बन गया, घर बन गया, फैमिली आ गई, वाइफ वर्किंग है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब सब छोड़ के हम वहाँ जाएँ वो भी मुश्किल होगा, तो परिवार का भी कारण था। ये अलग बात है कि मुझे कोई आज पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं आज भी यही बोलूँगा कि मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मुझे अब बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी नए को, किसी टैलेंटेड को, किसी और लोगों को आना चाहिए। ए जज इन द हाई कोर्ट रिटायर्ड एज ऑफ 62. ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ही रिटायर्स एट 65. So, reason? Reason because they have created a thing like in army, a person who is left major general, if he is promoted to lieutenant general, he will get 2 more years. In place of 58, he will retire at the age of 60. 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब इसके चक्कर में क्या होता है, जो मेरा ये मानना है कि आप एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को रिटायर कर रहे हो 62 साल में, और सुप्रीम कोर्ट जज को 65 साल मिल जाते हैं, 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो बहुत से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक टाइम पे आने के बाद इंडिपेंडेंटली काम करने में उनको दिक्कत होती है। वो चाहते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट आना ताकि 3 साल उनको और मिल जाए। 3 साल की बात है, 3 साल के लिए घर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और 3 साल की कुल बात है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आए कैसे भी। अगर उनका एज 65 हो, एक जज जो चीफ जस्टिस है अपनी हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुंह नहीं देखेगा कि हम आके जूनियर जज बन के बैठेंगे, हमारे पास कोई कॉलेजियम में भी आने का मौका नहीं है, हम नीचे नीचे ही अपना काम ख़त्म हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम अपने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन के कंट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ी सी उसकी ताकत ज़्यादा रहेगी। लेकिन 3 साल एक्स्ट्रा मिलने के चक्कर में 62 साल की जगह आप 65 साल में रिटायर हो जाओ, इसके लिए आप ये सारी दौड़ होती है। और बहुत से लोग इसलिए ही आते हैं क्योंकि किसी को 3 साल मिल रहा हो, क्यों आए? तो आपको रिटायरमेंट एज सेम रखते हो। दूसरा पेंडेंसी जो हमारी है, अब आप देखिए, एक सवाल आता है बहुत कि साहब जुडिशरी में इतनी सारी पेंडेंसी है। इतनी पेंडेंसी है, तो वही मुझे भी पूछना था कि ये जो प्रोसीजर है जहाँ सालों सालों तक एक केस पर हम लड़ते रहते हैं, ये डेलिबरेटली स्लो है या फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम जिसके वजह से केसेस जल्दी क्लियर नहीं हो पाते हैं? देखिए, एक तो थोड़े बहुत हम लोग भी जिम्मेदार हैं, डेट तो लेते हैं, तारीख पे तारीख तो नहीं होती हमेशा, लेकिन तारीख तो होती है। दूसरा क्या है कि कई बार जजेज भी आदमी हैं, उनके पास भी बहुत सारे केसेज हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग के बाद, या बॉम्बे में भी जल्दी से जल्दी की डेट भी 2 महीने 3 महीने के बाद की मिलेगी। नेक्स्ट डे तो नहीं मिल सकती, 2 महीने के बाद तो नहीं मिल सकती, 1 महीने के बाद उनको दिक्कत होती है। अब आप करते क्या हैं हम लोग? एक जज जिसने भर्ती की मजिस्ट्रेट के तौर पे, प्रमोट होकर ADJ बना, स्पेशल कोर्ट में रहा, डिस्ट्रिक्ट जज बना, मैं भी हाई कोर्ट भी गया हो, डिस्ट्रिक्ट जज बन के चलो रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद तो खाली है, पेंशन ले रहा है। आपने उसकी दिमाग में कोई कमी नहीं है। आपको करना क्या चाहिए? जो मेरा मानना है, अगर मुझे ये सिस्टम चलाने को मिलता तो मैं हमेशा ये करता कि साहब इनकी जो 60 में रिटायरमेंट है होने दो, एक बार दोबारा इवेल्युएट करो इनको, और ये देखो कि क्या हम इन सब लोगों को स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग में चार्जेज फ्रेम करने के लिए कोई इनकी कहीं मदद ले सकते हैं। कम से कम जो विटनेसेस क्रॉस एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन इन चीफ है, उनसे करा लीजिए। उनको अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो सडनली आएगा। जैसे ये नहीं पता होना चाहिए कि इस जज को ये केस मिल रहा है। आप किसी को भी कोई केस सफल करके दे दीजिए, स्टेटमेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो जाए, फैक्ट्स क्लियर हो जाएं, केस तैयार हो जाए, जज को जजमेंट देना आसान हो जाएगा, थोड़ी स्पीड अप कर सकते हैं। अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे सिस्टम में ये माना गया है कि 100 अपराधी भले छूट जाएं, एक निरपराध के साथ सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, जिसको लेके शिकायत भी होती है। मगर ये भी सही है कि कई बार निरपराध सज़ा पाते हैं अपने समाज में भी, अपनी इस कोर्ट में भी, इस सिस्टम के बावजूद, और कई लोग इसका फ़ायदा उठा के इससे बच निकलते हैं। जब कहानी यही है तो आप इन सारे जजेस को रिटायर क्यों कर रहे हो? पेंशन तो आप उनको दे रहे हो। मैं तो कहता हूं कि अगर आप उनको थोड़ी इज्जत दे दो, कि आपको आपका जो स्टेटस है वो यही रहेगा, केवल एक गाड़ी ऐड कर दो उनके साथ, उतने पर भी वो सारे जजेस बहुत से काम करने को तैयार हो जाएंगे और सेवा के तौर पे काम करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कौन घर में रहना चाहता है? 60 साल की उम्र में, 60 में कोई एज है रिटायर होने की? 65 भी कोई एज है? आप जिस दिन काम आपका बंद होगा उस दिन आप रिटायर ही नहीं होगे, लाइफ से भी रिटायर हो जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन की शार्पनिंग नहीं हो रही है, आपको लोगों से नहीं मिल रहा हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। बहुत से रिटायर्ड लोग आपके घर परिवार में आप देखिए, उनको समझ में नहीं आता हम करें क्या, इतना खाली। या हम एक नियम बना दें कि हम तब तक रिटायर नहीं होगा पुराना
जब तक कि वैकेंसी हमारी उसकी जगह पे आ नहीं जाती। ट्रिब्यूनल की पोस्ट खाली है, ट्रिब्यूनल के अंदर पोस्ट खाली है, जुडिशियल मेंबर ही नहीं है। अभी आप एप्टेल में देखें तो आप पाएंगे कि आयल सेक्टर में और गैस सेक्टर में जजेज ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में तो जज है, आयल एंड गैस में नहीं है। जब आपका जुडिशियल मेंबर ही नहीं है, टेक्निकल मेंबर ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? तो ट्रिब्यूनल आपने बनाया है, उसका दफ्तर लिया है, उसकी आप कार्रवाई करा रहे हो, मगर चूंकि जज ही नहीं वहाँ पोस्टेड है, इसलिए वो ट्रिब्यूनल बंद पड़ा हुआ है, इनइफेक्टिव है। इस काम का क्या फ़ायदा है? आप कम से कम जिस सिस्टम को लेके आते हो, एक तो उस सिस्टम का मिसयूज़ कहाँ हो रहा है, एक कमेटी होनी जो स्टडी करती रहे हम कैसे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे आप सब करते हो रिसर्च, बिना उसके तो काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करें, सिस्टम के अंदर हम क्या नया ऐड करें, क्या हम ऐसा करें जिससे कि हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और टाइम का भी इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइजेशन हो। इसका ये करने के लिए हमें सबको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये कोशिश करने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको एक पॉलिसी बना के, उसको एक तरीका बना के आप करिए। हमारी जो सबसे बड़ी शिकायत है, जो कि फिल्मों में भी चलती आ रही है सालों सालों से, कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीफ, इससे भी जान बच जाएगी। और फिर जो ये लागू करेगा उसको तारीफ पे तारीफ मिलेगी। बिल्कुल। तारीख पे तारीख नहीं, तारीफ पे तारीफ मिलेगी। तो आप करो ना इसको, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमें कई बार लगता है हम मंत्री बन गए, अब नया मंत्री बनता है वो सीखता है काम को। कोई बहुत एक्सपर्ट है ना, उसको आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाओगे? जो एक्सपर्ट होगा। एजुकेशन के एक्सपर्ट को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे। अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को नहीं बनाना है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, आप ये सोचते हो कि शायद इसका पर्सनल बायस होगा, ये कारण ये हो सकता है। दूसरा, आप ये सोचते होगे कि हम जो बोलेंगे शायद ये वो नहीं करेगा, इसकी अपनी ओपिनियन भी होगी। ईगो क्लैशेस। ईगो क्लैशेज, या मान लीजिए कि आप उस चीज़ को हम नहीं जानते हैं और हम बोलें कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये दोनों बातें ठीक नहीं है। आप एक्सपर्ट्स को बनाओ, कॉलेज एक जो कलेक्टिव डिसीजन होता है, हमारी जो कैबिनेट है, हमारा जो यूनियन कैबिनेट है या स्टेट कैबिनेट्स हैं, हमारी जो काम करने का तरीका है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका है। सारे मंत्री चाहे भले ही उस मंत्रालय के हिस्सा नहीं हो, मगर जब कोई डिसीजन आप कैबिनेट लेती है, सबकी उतनी ही जिम्मेदारी है। और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स, दे आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स, दे all are equal. But you tell me, can you claim that any minister in the state is equal to chief minister? Is he really chief minister is first among equals? Does he treat other members of his cabinet and colleagues equally at his footing? ये नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है। तो जब आपने संविधान की मंशा तो ये थी कि हम सारे बराबरी पे काम करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। जैसे जब फर्स्ट कैबिनेट बनी थी पंडित नेहरू की, जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड कैबिनेट कलीग्स, दे यूज्ड टू कॉल हिम जवाहर ओनली। सब बराबर के थे। तो वो भावना अलग हो गई। अब आज तो इतनी टिकट मिलने में ही मारा मारी, फिर मिल गया तो मंत्री बनने में मारा मारी, फिर क्या बराबरी की बात करोगे, क्या आप विरोध करोगे? पेपर दे दिया सामने, जहाँ साइन करना है साइन करो, करना पड़ता है। कोई दबी जुबान से बोल भी सकता है। मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ सारे लोग नहीं बोल सकते, बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत से लोग अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, मगर अपोजिशन के आदमी ने एक्सप्रेस की ओपिनियन तो आप ये मान के चलते हैं कि साहब ये तो अपोजिशन का, ये तो बोलेगा ही। रूलिंग पार्टी वाला ये मान के चलता है कि मैं ही बोलूँ, हो सकता है कि मुझे फिर बैड लाइट में ले लें और बोलें कि देखो ये हर चीज़ में बोलता है, एक्सपर्ट बनता है, इसको मौका नहीं देना है। ये बातें हो सकती हैं। तो बहुत बार हमारे संविधान की मंशा या फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो मंशा है, जो डिज़ायर था, जो उनकी एम्बिशन थी, जो उनका डायरेक्शन था, वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता है। तो उसमें दिक्कत तो होती है, लेकिन ये करना चाहिए। डिले भी हमारा कम होगा, हमारे लोग भी कॉम्पिटेंट आएंगे। जो समाज का सिस्टम है पुरस्कार और दंड का, अगर आप रिवार्ड और पनिशमेंट निकाल दें लाइफ में से, तो कोई काम क्यों करेगा? अच्छे काम के लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, बुरा काम के लिए दंड मिलना चाहिए। और यही दो किसी भी शासन का, प्रशासन का, समाज की आधारशिला है। सर, डेथ पेनल्टीज जो हैं वो कब एग्जीक्यूट किया जाता है, कब अनाउंस किया जाता है फॉर द कन्विक्टेड? अब सपोज आपको डेथ सेंटेंस हो गया और आपने अपील नहीं फाइल की, तो प्रोसेस अलग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट तक आ गए और सीजीआई ने आपकी, यहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से भी जो जजेज हैं उन्होंने आपकी अपहेल्ड कर दिया, एक्सक्यूशन ही रख लिया उन्होंने। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पहले तो पनिशमेंट मिलता है, तो आपने कोई ज़रूर ऐसा किया होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी डिफाइंड, कि जैसे किसी को आपने रेप भी किया, मर्डर भी कर दिया, हाथ पैर भी तोड़ दिए,
मतलब कुछ ऐसा ब्रूटल कर दिया, घर में गए तो किसी को गोली मारी और बच्चे को भी मार दिया, मतलब इस तरह से कर दिया, तो यू विल बी, दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एंड डिफिनीशंस कीप चेंजिंग। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आपको डेथ सेंटेंस मिलती है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक से आने के बाद अगर आपने प्रोसेस नहीं किया आगे, आपने अपील नहीं की, फिर तो आप अलग बात है, लेकिन अगर आप अपील करते हैं तो आखिरी मौका फिर राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, क्षमादान के लिए जाते हो, और राष्ट्रपति फिर कैबिनेट की एड और एडवाइस के ऊपर रिपोर्ट ले करके और उसके फैसले को सुनाते हैं अपना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका डेथ सेंटेंस ख़त्म हुआ है, ऐसे 3-4 केसेज हैं, बाद में वो MP बने, उसमें से वो मंत्री भी बने। एक अयोध्या से फैजाबाद के ही थे मित्रसेन यादव, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लाइफ सेंटेंस थी उनको माफ़ी हुई और माफ़ी के बाद चुनाव लड़े। ऐसे कितने लोग हैं, एक की बात नहीं है, कितने ऐसे लोग हैं, गवर्नर की माफ़ी मिल जाती है, राष्ट्रपति की माफ़ी मिल जाती है और फिर उसके बाद वो काम कर लेते हैं। अदरवाइज ये डिस्क्वालिफिकेशन है ना 6 साल का, अगर आप कन्विक्ट हो गए तो 6 साल के लिए तो आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, सज़ा देने के बाद से 6 साल के लिए, तो वो आपके 6 साल चले जाते हैं। आप कन्विक्ट हो जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कन्विक्ट हो गए, 6 साल के लिए बैन हो गया, तब तक आप हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो गए, फिर 6 साल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से हो गए, फिर 6 साल गया, और माफ़ी मिल गई तो आपके 6 साल में काम खत्म हो गया आपका, फिर आप कंटेस्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति की जो माफ़ी होती है वहाँ तक लोग इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद डेट फिक्स होता है, बाकी कई फैक्टर्स देख करके फिर वो देन द मैन विल गो टू द गैलोज। Sir, should these convicted people be allowed to contest for elections or enter politics or given a responsible job to take care of the citizens of India, the ones who have all, because you see अधिकतर, not अधिकतर, but बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका criminal record रह चुका है और आज वो they have bigger positions, biggest of the biggest positions in the cabinet. So what do you feel about this? Is it correct? You see, ma'am, first of all, what I said, that we should not, the presumption of law is that a man is not guilty until he is proven guilty. That is the one. The other one is that 100 criminals should get scot-free, but one innocent should not get punished. Then your conviction is on certain ground, but when you are being exonerated or you are not being convicted, then there are 2-3 other grounds, like benefit of doubt आपको दे दिया, ये सब चीज़ें चल गई, या कभी कभी बोला कि there is no evidence at all. Yeah. So when you have all this situation, all these facts in your hand, ultimately when you are convicted, and ultimately even from nowadays from the district court, you are not allowed to contest. So that part is over now because you can't contest. और फिर आप हाई कोर्ट से भी अगर आपकी कन्विक्शन अपील्ड हुई तो भी कंटेस्ट नहीं कर सकते, अनलेस यू आर एक्सोनरेटेड, यू आर फ्री, यू कांट कंटेस्ट द इलेक्शन। लेकिन मान लीजिए कि हमारे खिलाफ केसेस चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं, 6 चल रहे हैं, उसकी भी आप एक लिमिट कर सकते हो कि भाई ये केस चल रहा है, जब तक मैटर पेंडिंग है तब तक कोई इलेक्शन नहीं लड़े। लेकिन उसमें क्या खतरा क्या है बताता हूँ आपको। ये तब होता है जब इनोसेंट सिस्टम हो, एक अपराइट लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, और लॉ अबाइडिंग सिस्टम भी हो। सिस्टम को भी तो कानून का पालन करना है। अभी तो टाइम ऐसा है कि अपोजिशन का MLA है तो केस में डाल दिया उसको कोई, तो फिर तो रह ही गया ना, उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई आदमी किसी को चार्ज करता है गलत तरीके से, और अगर दूसरा आदमी उस केस से बाहर निकल जाता है, देन द पर्सन हु हैज चार्ज्ड हिम शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल। तब जाके जो इसका सम्मान है ना बढ़ जाएगा। अभी आपको मालूम है कि साहब अभी कौन सा केस सही है कौन सा गलत है ना, समझ में ही नहीं आता। अब जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, लालू प्रसाद यादव का केस तो सब जानते हैं, फ्रॉड स्कैम, ये वो सबको मालूम है। वो केस जब आया था हम लोग के पास, मेरे पास DA केस था उसका, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था केस। जब ये केस आया पहली बार हम लोग के सामने, तो मैं कहता था यार ये तो बड़ा बेकार सा केस है, ये तो हम लोग को टच नहीं करना चाहिए, ही इज़ द मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर। जब वो केस पढ़ने लगे तो मैंने देखा कि साहब, क्योंकि कोई भी जो करप्शन चार्ज है दैट हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट, बिकॉज अनलेस देयर इज ए मोटिव एस्टेब्लिश्ड यू कांट चार्ज द पर्सन फॉर द करप्शन केसेस, because there is a protection given to the every public servant under CRPC 197. Protection क्या है? That you are a government servant, you are performing your duties, but while performing your duties rightfully, because of error in the decision, certain losses has been caused.
So when the losses has been caused, that is not part of the corruption, but that is because you did not take the decision properly, which you should have taken, or you may not have been advised properly to take that decision. You have taken a decision because of that that error. There is certain losses were made to the government or exchequer, and because of that you are being charged. That is the one case. In Lalu Yadav's case, Yadav was public servant. When you were the public servant, the sanction is required because most of the governments, he was framed by Devgowda. It's very interesting. SD Devgowda was prime minister. He belonged to Lalu's party. Lalu was the head of the party. Lalu made Devgowda prime minister. Devgowda was Lalu's choice. Without Lalu, he could not have become. But after assuming and after acquiring the chair, he thought, the person who can make me prime minister easily, he can remove me also. So then conflict started. And that prompted to this case. Now, if I ask you that Lalu Yadav was charged in this case, multi-crore fodder scam, what was his DA? उनका जो आय से अधिक संपत्ति थी वो क्या थी? तो आप आश्चर्य करेंगे, 18 लाख रुपए थी। वो 18 लाख भी कैसे जोड़ा गया था कि लालू यादव ने बच्चों की फीस इसमें मेंशन नहीं की है, इनके इतने बच्चे, इनके कपड़े उसमें मेंशन नहीं किया है। अल्टीमेटली सक्सीड किए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीते और ट्रिब्यूनल से भी केस जीते। तो लालू यादव आज जिन केसेस में सजा भुगत रहे हैं उनमें एक भी पैसे का डीए का चार्ज नहीं है। उनका डिसीजन गलत हो सकता है, मगर करप्शन के कोई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम जो पैसे आते हैं वो नहीं आए हैं, कोई उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट कोई इनकम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मगर पॉलिटिकल रीजन से या जो भी रीजन कह लीजिए, बिकॉज ही वॉज वेरी पॉपुलर लीडर, तो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई और बदनामी भी उनकी हुई बहुत। और आज की तारीख में भी वो केस चलता है, कन्विक्शन उनकी अभी चल रही है, वो तो बेल पे हैं अभी भी। मैं केवल इस बात के लिए रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार आपके समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल रीजन से या किसी और कारण से अगर किसी ने आपको फिक्स कर दिया तो बाहर आने का रास्ता क्या है? कानून तो अपने गति से चलेगा। अब आपने MP MLAs के स्पेशल कोर्ट्स बना दिए, स्पेशल कोर्ट्स बनाने के बावजूद जो केसेस चलेंगे 3 साल तो लगेगा। 3 साल में तो छोटे मोटे आदमी का कैरियर चला ही जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल में। इनका केस तो इतने साल से चल रहा है, इनके बच्चे भी इतने हैं, तो अब चल रहा है। 88 89 की कहानी शुरू हुई थी ये, और आज हम लोग 24 में बैठे हुए हैं। 96 में देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, केस रजिस्टर हुआ 97 में। जब देवगौड़ा को हटाने का फैसला हुआ तो केस रजिस्टर हुआ। देवगौड़ा का जिस दिन कुर्सी जा रही थी उसी दिन, संडे के दिन, इस केस में चार्जशीट फाइल हुई थी, क्योंकि उनको लगा कि आज मैं केवल, मेरा कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, आई हैव नेवर बीन मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम रेफरिंग दिस केस ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, दैट इन ए केस वेयर यू फील दैट the other person is political threat or maybe some other kind of threat, you may frame him. So frame-ups has also to be taken into account in the specific cases where you are going to ban or restrict those politicians where the process is such that they can't contest the elections or specially designed for them. तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। कोई भी जो नेता हो जिसके खिलाफ केसेस चल रहे हों और जो करप्शन के चार्ज पे हो, आगे पीछे, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी किया था, उनको बैन किया, आगे भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और ये करना चाहिए। आपकी सबकी कैटेगरी क्राइटेरिया डिसाइड कर दीजिए, उस कैटेगरी क्राइटेरिया में जो फॉल नहीं करता है वो नहीं कंटेस्ट करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जब तक वो क्लीन चिट नहीं मिले। मगर हमारे देश में कई बार क्लीन चिट भी सही तरीके से नहीं मिलता और कई बार कन्विक्शन भी सही तरीके से नहीं मिलता। सर, इतनी जगहों पर ये लूप होल्स है, स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर भी कहते हैं ना वो राइट एंड रॉन्ग जो है, राइट तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। एवरीवेयर देयर इज समथिंग फॉर सम फेवर, किसी के। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, ये फेवरेटिज्म चलता है, ये चलेगा और हर जगह चलता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा केस हुआ था आपके बॉम्बे के अंदर ही, मकोका का केस, टाडा का केस था, संजय दत्त के ऊपर लगा था। अब उस पूरी केस की कहानी क्या है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर ये केस नहीं होता तो महाराष्ट्र के CM सुनील दत्त होते, जो तय हो गया था। और इसके आगे की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। और जो संजय दत्त के वकील थे, क्योंकि टाडा के केसेज में क्या होता था और मकोका में भी ऐसा ही है कि आपकी कन्फेशन बिफोर ए गजेटेड ऑफिसर, ए पुलिस ऑफिसर,
is your statement like your given before magistrate only, in the court only. तो मान लीजिए कि अगर आप को किसी ने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद आपने पुलिस की कस्टडी में आपने कोई बयान दे दिया, वो बयान आपका रिकॉर्ड पे आ गया, तो कन्विक्शन आपकी हो जाएगी। आप फिर ये नहीं कह सकते कि गलत बोला था पुलिस में हमने। ज़्यादातर पुलिस में लोग बयान दे ही देते हैं ना, आपको तो मालूम है कि भारत की पुलिस भी बहुत समझदार है, बयान कैसे लिए जाते हैं, ले ही लेते मुझे हैं। वो भी पूछना था कि जो पुलिस होते हैं उनकी गवाही को कितना सम्मान दिया जाता है या कितना उनको कंसिडर किया जाता है? नहीं किया जाता है ना, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फंक्शनिंग होती है, जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया प्रोसेस है, उस पर जिरह होती है, उसमें कोई एक आदमी पुलिस का बयान देता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको विटनेस मिलते ही नहीं है, कंप्लेनेंट भी पुलिस वाला ही होता है, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो देने वाला है वही पुलिस वाला ही होता है। आपके यहाँ मर्डर हो गया, जिसने मारा है उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। सो लोकल जो चौकी इंचार्ज एसएचओ होता है वो कंप्लेनेंट होता है उस केस में, तो ही इज़ द कंप्लेनेंट, अनदर एसएचओ इज आईओ। Ultimately, you can argue that this IO who investigated this case and filed charge sheet against me was working under that SHO, who is the complainant in this case. So it's not fair investigation. You can argue all this. लेकिन अल्टीमेटली ये सच्चाई है कि हमारे बड़े बड़े जो कई क्रिमिनल्स हैं जिनको कि समाज ने ग्लोरीफाइड भी कर दिया है। आप देखिए बहुत कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो इलाके में जाते हैं और यूँ इलेक्शन जीत जाते हैं, और ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी से जीतते हैं, गुंडागर्दी होने के बावजूद उनका पब्लिक से कनेक्ट है, इसलिए जीत जाते हैं। केवल एक तरफ हम देखें दूसरी तरफ नहीं देखें तो अच्छा नहीं है, गलत है। दोनों तरफ देखिए तो जीत जाते हैं इलेक्शन। फिर जीतने के बाद उनकी ताकत भी बनी रहती है, क्योंकि जब वो इलेक्शन के कोई उनके पीछे पड़ता है वो कहते हैं ठीक है चुनाव में जनता फैसला देगी, जनता फैसला देती है कि हमारा जो नेता है ये ईमानदार है, ये ठीक है, इसने इन लोगों को गोली मारी है मगर अपनी इज्जत के लिए, शान के लिए मारी है। चलता है ना ये। एक सेलिब्रिटी केस और एक आम इंसान का केस, इन दोनों केसों में क्या अंतर है? इसको क्या जो लॉयर्स हैं उसको कितना डिफरेंटली देखते हैं या फिर सेम तराजू में तोलते हैं? देखिए ये कहना तो गलत होगा हम अगर ये बोलें कि सेम तराजू में तोलते हैं। न्याय के सामने सारे बराबर हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ देयर, बट दिस इज़ ऑन पेपर्स ओनली। क्योंकि एक आदमी बहुत बड़े वकील को हायर करता है, एक कोई छोटे वकील को हायर करता है। एक की केस पे आप 10 घंटे काम करके बहस कर रहे हो, एक के केस से आपने 20 मिनट पढ़ के बहस कर दिया और उसकी बात रखी, दोनों में फ़र्क तो हो जाता है। एक आदमी की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, एक की होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ एक लीगल एड सिस्टम अब शुरू हो गया है। मैं खुद भी एक इंडिया लीगल एड सेंटर है जो कि हम चला रहे हैं उसको, और हम लोग हर तरह के लोगों को लेते हैं उस सिस्टम के अंदर, उनको एडजस्ट करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है, जो फंड नहीं कर सकते, उनको भी एडजस्ट करते हैं, देने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम लिटिगेशन उनको सही तरीके से मिल जाए। लेकिन ये भी देखिए कि बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी जिस केस में फंसा हुआ है या जो उनका केस होता है उससे कंपेयर करें एक आम आदमी के केस से, तो आम आदमी के केस में सेकेंड व्यूज़ नहीं लिए जाते। जब कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो कई बार जजेस को भी लगता है कि वी आर नॉट फूल्स, वी हैव सीन द वर्ल्ड, ही इज़ ए बिग मैन, एंड दिस हॉस्टाइल विटनेस का जो स्टेटमेंट है या विटनेस हु हैज बीन हॉस्टाइल्ड, देयर मस्ट बी सम रीज़न। आप एक गरीब आदमी हो, मजदूर हो, आपका विटनेस कहता है हमने देखा नहीं था साहब, तो कोर्ट बोले कि हाँ यार क्या है इसमें, हो सकता है सही हो। मगर अगर यही केस किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार का, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हो, लोग बोलेंगे देखो साहब खरीद लिया होगा गवाह को। तो आपको वकील तो बड़े रख सकते हो, मगर आपकी बहुत सी डिफेंस आपकी चली जाती है, क्योंकि कोर्ट भी आपको अलग तरह से देख सकती है। और मुझे लगता है कि जैसे मीडिया है, इन्फ्लुएंस नहीं होता। हम सारे लोग यही बहस कर रहे होते हैं कि मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया के अंदर की जो रिपोर्ट्स हैं उससे फ़र्क पड़ता है, नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए। और फ़र्क इस मान लीजिए कोर्ट में नहीं भी पड़े, हमारी पर्सनल लाइफ में तो पड़ता है। पर्सनल लाइफ पर तो पड़ता है सर। गांव वाले, पड़ोस वाले, आमने सामने वाले, आपके उठने बैठने वाले, वो तो नज़र रखते हैं आपके ऊपर, वो तो बोलते हैं कि इनके बारे में ये छपा है। आपको इसलिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आप, हमारे लिए खैर हमारे वकीलों के लिए तो सेलिब्रिटी का केस है तो 5 बार कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो 5 बार हम करेंगे। कोई चार्ज कर रहे हैं उनको, आप 1 घंटे का उनको 1 लाख रुपए ले रहे हो, तो अगर उनको 10 बार मिलना है 10 बार आप मिलोगे, पैसे तो ले रहे हो आप उनको। 1 घंटे का 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक लेने वाले लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस के लेते हैं। फिर आप मैटर अपीयर करते हो, वहाँ भी आप 1 लाख से 5,000 से लेकर के और 3 करोड़ 4 करोड़ तक की फीस अब चलने लगी है, तो आप करते ही हो।
सर हमारे जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे जी हैं, पॉलिटिक्स, जी। सेलिब्रिटीज, तो मीडिया ट्रायल का कितना प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है फ़र्क। आप देखिए ना, पॉलिटिकल केसेज में तो आपका इलेक्शन खराब हो जाएगा। फिल्म वाले केसेज में आपको कि फिल्मी कैरियर खराब हो सकता है। अभी अलग बात है कुछ लकी लोग निकल जाएं, हाँ। लेकिन मुझे मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी है वो तो अफेक्ट हो जाती है और उसको फ़र्क पड़ता है। तो मीडिया ट्रायल से बचने का जो कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर करना चाहिए। और जो ये मीडिया ट्रायल है ना, इसका फ़र्क तो पड़ता है। नेताओं के केस में भी पड़ता है, वो चुनाव हार जाते हैं। जो फिल्म वाले लोग हैं उन पे फ़र्क पड़ता है, उनकी फिल्में पिट जाती हैं, हम्म। उनको कई बार काम नहीं मिलता। अब जैसे मान लीजिए किसी फिल्म स्टार्स के बारे में एक मोलेस्टेशन का चार्ज लग जाए और वो फिल्म स्टार यूएन का एम्बेसडर है, यूएन उसको एम्बेसडर नहीं बनाएगी, उसको हटा देगी। हटा देगी। तो आपका नुकसान तो हो गया। कल को आप केस से क्विटल हो गया आपका, तो आपको वो साल वापस करेंगे हम, वो तो निकल गया आपके पास से। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो मीडिया के विचारवान समझदार लोग हैं, मैं उनसे भी हमेशा ये कहता हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आपको जर्नलिज्म के फील्ड में कम से कम कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं हो। बाकी फील्ड में मिल सकता है, जर्नलिज्म में, वकालत में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, वहाँ तो आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है कि लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, आप समाज के को समझना आना चाहिए। और मीडिया समाज का आईना है कि आप कोई ऐसी गलती ज़रूर मत करो। कोई ना कोई पॉलिसी आप लोग भी बनाओ, जो आप सरकार से उम्मीद करते हो वो आप भी करो, ताकि किसी की ऐसी बदनामी नहीं हो जाए, किसी के खिलाफ ऐसी चीज़ नहीं हो जाए जिससे कि न्याय लेने की प्रक्रिया उसकी रुक जाए। कि दिस मेन स्ट्रीम मीडिया हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द ब्रेन स्ट्रीम मीडिया। आई रेफर यू ऑल एज ए ब्रेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आपने उसको तरीका निकाल लिया, आपसे बातें कर रही हैं, आपका कोई एजेंडा नहीं है। आपका एजेंडा क्या है कि पब्लिक को, एक जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनको सही बात पहुंचे, एक पर्सपेक्टिव उनको मिले जो आप सोचती हैं, और वो पर्सपेक्टिव उनको ले भी सकते हैं, उनको लिखने की आज़ादी भी है, वो लिखते भी हैं उसके नीचे कि आपने सही किया, गलत हाँ। किया, ये चीज़ नहीं है, और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं मीडिया से यही उम्मीद करता हूँ कि आप समाज में जो हो रहा है वो दिखाइए, अपने विचार मत थोपिए। कई बार रिपोर्टिंग द फैक्ट्स एज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट देन गिविंग एंड एडिंग योर ओपिनियन। अमेरिका में केस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जर्नलिस्ट को बैन कर दिया इंटरव्यू के बीच में। उन्होंने कहा कि आप हमारा इंटरव्यू नहीं करोगे, आई डोंट वांट टू सी यू हियर। वो जर्नलिस्ट को ने कहा हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे, इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू बी हियर। ही सेड नो, आई विल नॉट टॉक टू यू, एंड ही हैड टू लीव दैट डे, एंड ही came with a notification and order that this man will not be allowed inside the campus. मान लीजिए इंडिया में होता तो क्या होता, जर्नलिस्ट की नौकरी चली जाती, निकाल देते। वहाँ क्या हुआ, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दे अप्रोच सर्किट कोर्ट, हाई कोर्ट अप्रोच किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, उसमें लिखा दैट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्क प्लेस ऑफ द जर्नलिस्ट हु इज गोइंग टू कवर दिस press conferences and events, and President of United States cannot restrain and he cannot create any impediment in performing his duties. And he started attending those press conferences despite rejected and not desired by the President of United States. He is the most powerful man of the world, and despite he sitting in the office passing an order that this journalist will not be allowed, the same journalist kept reporting of his entire प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड हिज टेन्योर। सो हमारी जो आम जनता है उनको इस बात में बहुत दुविधा होती है हमेशा समझने में कि एक लॉयर, एक बैरिस्टर और एक एडवोकेट, ये तीनों में अंतर क्या है, क्या ये तीनों सेम है या फिर अलग अलग रोल्स हैं इनके? देखिए, लॉयर तो वो हो गए जिन्होंने लॉ की एजुकेशन पढ़ ली, लॉ ग्रेजुएट हो गए तो लॉयर हो गए। हाँ। बैरिस्टर यूके का है, बार स्टैंडर्ड बोर्ड का एग्जाम होता है, वो बैरिस्टर बनते हैं पास होने के बाद। अटॉर्नीज यूएस में बनते हैं, उनका भी एग्जाम होता है। और हमारे यहाँ एडवोकेट्स एक्ट में आप एडवोकेट बनते हो, जो बार काउंसिल कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन। जब आप वकील बन जाते हो और वकील प्रैक्टिस करने की लाइसेंस मिल गई, देन यू आर एडवोकेट। अगेन इन दीज एडवोकेट्स यू विल फाइंड 3 कैटेगरीज। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस करते हैं, जो फाइलिंग प्रैक्टिसर्स होते हैं, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, उनका भी एग्जामिनेशन होता है। 5 साल की प्रैक्टिस पूरी करते हैं, 1 साल की प्रिविलेज लेते हैं किसी AOR के साथ में, जो कि 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस वाला हो, फिर एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, फिर वो AOR बनते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर को जानते हैं। और फिर जब डिजिग्नेशन आपका हो गया, कोर्ट ने आपको डिजिग्नेट कर दिया, आप सीनियर एडवोकेट हो गए, तो आप सीनियर एडवोकेट हो गए।
तो एक बेसिक ये 3-4 डिफरेंस हैं। तो बैरिस्टर तो हमारे यहाँ है नहीं, वो तो बैरिस्टर हो भी सकते हैं, क्यों नहीं, बैरिस्टर आप यूके में हो और वहाँ से आके यहाँ एडवोकेट्स एक्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आमतौर पे फॉरेन लॉयर्स का इंडिया में अलाउड नहीं है। केवल 2 लॉयर्स हैं ऐसे जो डिस्पाइट बीइंग फॉरेन नेशनल दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, अदरवाइज बार काउंसिल हैज रिस्ट्रिक्टेड। इट मे नॉट बी इन द नॉलेज ऑफ बार काउंसिल, आई डोंट वांट टू नेम देम आल्सो बिकॉज आई नो एंड पीपल आल्सो नो हु इज फ्रॉम दिस fraternity, they know. But foreign lawyers are not allowed to represent Indian clients before the Indian courts of law. They can indulge into consultancy and arbitration, but not appearance before the court. जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए लॉयर को अपने केस पर लाना इज़ सॉर्ट ऑफ ईजी बिकॉज दे हैव दैट मच एक्सेस। पर एक आम जनता, क्योंकि हमारी तादाद, जनसंख्या की तादाद इतनी बड़ी है, वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं एक करेक्ट लॉयर को पाने के लिए, अपने केस के लिए। अधिकतर वो इस बेसिस पे चले जाते हैं कि इन्होंने कह दिया कि ये मेरे जान पहचान वाले हैं, लॉयर हैं, आप इनसे केस लड़वा लो। पर दैट इज़ द ओनली फैक्टर फॉर देम टू कंसिडर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? गायत्री, देखिए क्या है ना कि सबकी एक्सपर्टीज नहीं होती लॉ के ऊपर, तो आपको वकील चुनने में तो गलती हो सकती है। लेकिन मैंने तो पूरी संस्था बनाई है इस बात के लिए, जिसके जस्टिस वेंकटचरैया साहब चेयरमैन है। उसकी संस्था को बनाने का पर्पज ही यही है कि आप किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा हो तो जो बेस्ट एडवाइस है हम देने की कोशिश करेंगे। और बहुत से सीनियर एडवोकेट्स जो कि अदरवाइज मान लिए 5.5 लाख लेते हैं, मैंने उनसे बात करके 50,000 रुपये पे उनको तैयार करके रखा है कि भाई आप ये कर देना हमारा। और हम लोग के पास जब कई पब्लिक लीगल एड के मैटर आते हैं, हम उतनी ही पढ़ाई करते हैं उसमें। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए हम आपका केस ख़राब कर देंगे, हम उतनी ही मेहनत करते हैं। कहीं कहीं ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये भी सही है कि आप जो बोल रही हैं इसको मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये हमारे सिस्टम की कमी है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, जिनके पास उतनी समझदारी नहीं है, जिनके उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, वो सही जगह पहुंच नहीं पाते। अदरवाइज आज हमारे देश में एक सिस्टम बन चुका है कि नालसा का, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और सालसा का, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि आपको वकील देते हैं। अगर आप कोर्ट में आ गए और आपने कहा हमारे पास वकील नहीं है, तो हम वकील देते हैं आपको। आपकी इनकम ग्रुप लेकिन नीचे की होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटोरियम बनाया, ऑडिटोरियम बनाया फंक्शंस करने के लिए। अब फंक्शंस आप साल भर में मान लो 6 करते हो, 10 करते हो, 340 दिन, 350 दिन वो जगह खाली होती है। आपने उसके लिए स्टूडियो को मैनेज करने के लिए लगा रखा है, ऑडिटोरियम को स्पीकर है, लाइटिंग का आदमी है, सब लोग हायर कर रखे हैं, तो उसको हम क्यों नहीं दें? आज विज्ञान भवन भी चलता है, पैसे पे जाता है। ये 5 जजेज उस कमेटी में गए, और मैं हमेशा कहूँगा जस्टिस खन्ना जो अभी आज CJI हैं, वो थे उस कमेटी के अंदर, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस गवई अकेले ऐसे जज थे जिनका ये मानना था कि मिलना ही चाहिए। बाकी सब भी उस जगह पे, जस्टिस चंचूड़ भी थे उस कमेटी के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली ये जगह मिली, और जगह मिलने के बाद से बार के अंदर एक ओपिनियन बन गई कि जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो हम लोगों को तब रेज करना चाहिए जब जस्टिस गवई उस कमेटी में ये होंगे, तो जो काम होने वाला है फटाफट हो जाएगा। एक परसेप्शन बन जाता है। ऐसे जुडिशियल एकेडमी जो होती है, भारत सरकार और राज्य सरकार, फंड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही फंड है, जुडिशरी के खाते में ही फंड है। अब जजेज वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलो साल के 50 दिन चल रही है मान लीजिए, बाकी दिन तो खाली है। आप लॉयर्स की ट्रेनिंग को नहीं करा सकते। अगर आप उनकी ट्रेनिंग कराओगे आपको ही तो मदद मिलेगी। कई बार जजेस कहते हैं कि वी डू नॉट गेट प्रॉपर असिस्टेंस फ्रॉम लॉयर्स, बट द अदर क्वेश्चन इज वेदर हैव यू एनी मैकेनिज्म इन विच यू ट्रेन द लॉयर्स। एब्सोल्युटली। आपके पास जगह है, रिसोर्सेज हैं, कमरे बने हुए हैं, आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। आप चाहते नहीं हो कि कोई दूसरा है। जो बड़े एस्टेब्लिश लोग भी हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दिस प्रोफेशन इज प्रोफेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जस्ट दे स्पेंड देयर लाइफ इन एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स। मेरा ये कहना है कि चलो वो टाइम तो अब नहीं है, सबके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन फिर भी आपको मौका देने में दिक्कत क्या है? आप मौका दीजिए ना भाई, नए लड़कों को मौका दीजिए, यंग जनरेशन को मौका दीजिए। एक बार हो सकता है कि वो काम सीख करके और काम करने लगे। पहली बार हमने फिर जो कई ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे हुए, हमने जुडिशियल एकेडमी में कराया।
उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस NB रमन्ना, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एकेडमीज अलाउ किया, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा विरोध हुआ उसका भी कई बार कि नहीं आप यहाँ क्यों करा रहे हो, ये कहीं रिजॉर्ट में करा लेते हैं। रिजॉर्ट में कराओगे आप सिस्टम के हिस्से तो नहीं रहोगे। आप जुडिशियल एकेडमी का इस्तेमाल वकीलों के लिए होना चाहिए, आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसका इस्तेमाल वकीलों के लिए होना चाहिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। आप मीडिएशन सिखाते हैं, आप मीडिएशन एक माइंडसेट है, आप यंग बच्चों को भी सिखाइए ना। आपके यहाँ सिलेबस तो आप दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का रूल है कि 10 साल से कम की प्रैक्टिस वाला व्यक्ति मीडिएटर नहीं बन सकता। 10 साल की प्रैक्टिस होगी, फिर हम 5 दिन की 40 घंटे की ट्रेनिंग कराएंगे। उस ट्रेनिंग को करने के बाद आपकी इम्पैनलमेंट होगी, फिर आप मीडिएटर बनोगे, फिर कोर्ट आपको अपॉइंट करेगी मीडिएशन के लिए। अगर आपने वही कोर्स सेम ट्रेनर्स के साथ प्राइवेट संस्था से कर लिया है तो आपको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। नया मीडिएशन बिल आएगा, फिर तब की तब देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में कोर्ट आपको अपॉइंट करती है, कोर्ट मीडिएशन देती है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी सर्विस हो रही है मीडिएशन से कि बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, लिटिगेशन का रास्ता खत्म हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास खाने से अधिक बन गया है तो फेंको मत, किसी भूखे को खिला दे दो। वही मैं इस सिस्टम के ऊपर भी कहता हूँ कि आपके पास सिस्टम बन गया है, ट्रेनिंग एकेडमीज बन गई हैं, जुडिशियल एकेडमीज बन गई हैं। अगर आपके बच जाता है, आप 20 दिन 25 दिन 30 दिन की एक्टिविटी के बाद अगर आपकी जगह वो खाली है, तो आप ज़रा ये जो यंग लॉयर्स हैं, ये जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी उतनी बड़ी फीस देके उस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ी है, उनको ज़रा मौका दीजिए, उनको भी सीखने दीजिए। और ये हमारे देश के ही काम आएगा। रिसोर्सेज तो देश के ही हैं, बिल्डिंग बन गई तो आप यूज़ करो ना उसको। एग्जैक्टली मुझे ये भी पूछना था कि लॉयर्स का कितना योगदान होता है एक नेशन को फॉर्म करने में और एनहांस करने में। देखिए, मैं फिर आऊँगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट पे 1885 का। 1857 के मूवमेंट के बाद जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले इसको, मगर 1858 में डिक्लेरेशन ऑफ विक्टोरिया आ गया और वहाँ से ये बन गए लोग सारे के सारे, हम ब्रिटिश के सब्जेक्ट हो गए, ब्रिटिश राज्य के हिस्सा हो गए। कोई विरोध नहीं रह गया था, राजाओं की कुर्सी छीन ली, उनकी गद्दियाँ छीन ली, केवल जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो बच गए। अब इस देश में विरोध करने के लिए कौन सामने आए? तो एक एसोसिएशन बनी, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरू में बताया गया कि साहब हम तो सेफ्टी वॉल्व की तरह हैं, कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो हम उसको, उस विरोध को यहीं अपना चला करके छोटी मोटी बात करके ख़त्म कर देंगे। वहाँ से वो कांग्रेस पार्टी बनी, वकील थे, वकीलों ने मूवमेंट को चलाया। वकील ही सज़ा भी पाए, पटेल भी को भी सज़ा हुई, लोकमान्य तिलक को भी सज़ा हुई, सभी वकील जेल में रहे। आप देखिए, जब गांधी जी पहली बार गए थे गुजरात, सरदार पटेल उसी क्लब में थे जिस क्लब में गांधी जी को मिलने नहीं आए थे। लोगों ने बहुत कहा तो फिर मिलने के लिए आए, उसके बाद से फिर मिलने लगे। और फिर जब बारदोली का सत्याग्रह हुआ तो पहले ऐसे नेता थे गुजरात के जिन्होंने बिना गांधी के, गांधी की भूमि पे एक इतना बड़ा किसान आंदोलन कर दिया। तब लोगों ने कहा कि नहीं, पटेल में क्षमता है और ये व्यक्ति कुछ और भी कर सकते हैं। यही बात बाकी राज्यों में भी चली। अब आप देखिए, गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह भी जब हुआ था, जब वो बिहार गए थे, तो वहाँ पे स्थिति क्या थी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई भी ऑर्डर कोई मना नहीं किया था उसके पहले तक। फर्स्ट टाइम उनका जो क्लासमेट था, दोस्त था गांधी जी का, जो जानता था पहले से उनको, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उसने एक ऑर्डर पास किया कि आप इस बॉर्डर के अंदर नहीं आ सकते हो, हमारे ज़िले में आपकी एंट्री नहीं होगी। गांधी जी ने क्या तरीका निकाला? उन्होंने कहा हम उसके ज़िले में एंट्री नहीं करेंगे, हम उस ज़िले के बॉर्डर पे बैठ जाएंगे। बात तो उतनी ही हो गई, मैसेज तो चला गया। और बाद में परमिशन उनको मिल भी गया कि अकेले गांधी जी आ सकते हैं, फिर सभी आ सकते हैं, करते करते मगर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता, कृपलानी जैसे नेता उस आंदोलन से खड़े हो गए। सारे वकील ही तो थे। फर्स्ट कैबिनेट में 3/4 लॉ ग्रेजुएट्स थे, वकील लोग थे। तो आप इस देश में मोहम्मद अली जिन्ना चाहे पाकिस्तान के हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के हों, वहाँ के सारी कैबिनेट देखिए और यहाँ की कैबिनेट देखिए, सब तो यही थे, वकील ही तो थे। झगड़ा भी वकीलों के बीच में था, गांधी जी भी वकील थे, इंटरेस्ट भी उन्हीं का था और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सपोर्ट किया था। आज क्या हालत है? आज की आप हालत देखें अगर, तो वकालत एक चीज़ हो गई और देश आज़ाद है, तो हमें उसकी बड़ी कीमत समझ में नहीं आती है। जो चीज़ आपको हासिल हो ना, उसकी कीमत समझ नहीं आती है। जो आपके पास से चली जाए, फिर आप कहते हो कि अरे ये तो ये मेरे हाथ से निकल गया, इसकी तो ये वैल्यू थी।
क्योंकि कई बार आप जिसके साथ रहते हो उसको अथॉरिटी तो नहीं दिखाओगे अपनी, उसको तो आप प्यार से ही रहोगे, उसके साथ अच्छे से ही रहोगे। आपकी अथॉरिटी, आप कौन हो, ये उसके समझ में तब आता है जब आप उससे दूर हट जाते हो, या आपकी वैल्यू क्या है। आप देखिए, कोई गांव में बड़ी सारी कहावत होती है कि जब किसी की डेथ हो जाती है फिर पता लगता है कि इस आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या था। जो आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ था, 80 साल का आदमी, 85 साल का आदमी, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन दिखता ही नहीं था सिवाय इसकी कोई लाइबिलिटी है परिवार के ऊपर, उस आदमी के जाने के बाद पता लगता है कि अरे इसकी एडवाइस, जिसका सलाह, इसके सुझाव, वही तो इंपॉर्टेंट थे इस घर को चलाने में। तो बहुत सी बातें नहीं रहती हैं। धीरे धीरे जो वकील कम्युनिटी हमारी है, मेरा एक मानना है कि सब ने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, डॉक्टर्स ने भी किया है, इंजीनियर्स ने भी किया है, वकीलों ने भी किया है, मगर कभी भी कोई गलत कहीं होता है तो सबसे पहले जो आवाज़ खड़ी होती है वकीलों की खड़ी होती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल बायस होकर नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं वकील हूँ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल से ये बात बोल रहा हूँ। वकील कहीं गलत करे मैं ये भी बोलूँगा, ज़रूर उसकी शिकायत करूँगा, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पहली आवाज़ है जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वो वकील की उठती है। बिल्कुल। जी सर, जब कोई जाता है पुलिस स्टेशन अपनी एफआईआर करवाने जी और अगर वो रजिस्टर नहीं हो रही है, क्योंकि आम इंसान तो पुलिस के पास ही जाएगा अगर कुछ होता है जी तो, जी। अगर उनकी कंप्लेंट फाइल दर्ज नहीं हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। कोई भी लिखना नहीं चाहता एफआईआर। हम्म, क्यों नहीं लिखना चाहता? हमारे यूपी में एक बार एक पॉलिसी आ गई हम्म, कि जिस जिस थाने के अपराध बढ़ेंगे उस थाने के थाना प्रभारी को निलंबित किया जाएगा। तो फिर क्यों लेंगे वो लोग तो एफआईआर? क्या हुआ कि जब जब एफआईआर लिखाने कोई जाता था तो इन लोगों ने 2 रजिस्टर मेंटेन कर लिया, एक एक्चुअल ऑफेंसेज और एक जो पेपर में से पेपर पर दिखाना है। तो आप जब गए तो आपका केस वहाँ उस जीडी में एंट्री कर ली। मेन जीडी में क्राइम नहीं है, उस जीडी में क्राइम है। उसकी भी शिकायत आने लगी कि साहब केस रजिस्टर नहीं है। पुलिस वर्कआउट भी करती थी, काम भी करती थी, मगर सस्पेंशन बचाने के लिए 2 रजिस्टर मेंटेन कर लिया। इलीगल ही था मगर कर लिया। कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि दैट व्हेन एवर देयर इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, बट दैट इज नॉट बीइंग फॉलोड। दैट्स नॉट बीइंग फॉलोड। वो नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा मेरे सामने भी हुआ है कि मैं खुद जाके बैठ गया और तब एफआईआर हुई है। ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कि घटना लिखनी है, एफआईआर लिखनी है, आप लिख नहीं रहे हो, और जाके तब करानी पड़ी। लेकिन मैं आपको केवल ये बात कहना चाहता हूँ इसमें भी कि एफआईआर लिखवाने का भी मिसयूज होता है, पीआईएल का भी मिसयूज होता है। ऐसे ही समाज में जो जो अधिकार आपको मिले हुए हैं उस अधिकार का मिसयूज जब आप पब्लिक करने लगती है तो एक प्रिकॉशन का एक राइडर जुड़ जाता है उसके अंदर। एफआईआर झूठी लिखनी जानी शुरू हो जाती हैं तो फिर एक उसके अंदर एक तरीका बन जाता है कि नहीं, पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लो, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करो। अब एक बार गुड फेथ में ये रूल बन गया तो हिडन अंडरलाइंग द इम्पैक्ट ऑफ सच पॉलिसी इज दैट यू विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर एट ऑल. It will be at the PE stage, it will remain at PE stage. Then you have to go to the court, सीनियर्स को जाओ, डीजीपी को शिकायत करो, सब करो, फिर भी नहीं होती है तो फिर आप कोर्ट जाते हो, अंडर 163 जो है आप कोर्ट की डायरेक्शन पे एफआईआर लिखाते हो। तो ये सब तो बात की बात आ गई। बीएनएस में भी प्रोविजंस हैं और ये प्रोविज़न रहेंगे, लेकिन हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आम आदमी के लिए अपने लीगल रिसोर्सेज लेना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, एफआईआर लिखाना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। और जितना मुश्किल एफआईआर लिखाना है उतना ही मुश्किल उस आदमी के लिए न्याय पाना है। मैं इसमें कोई संकोच नहीं है, मैं बिना संकोच के कह रहा हूँ, बिना लाग लपेट के कह रहा हूँ आपसे कि न्याय का जो रास्ता है ना वो एक बड़ी कठिन है, डगर पनघट की। ये इस कम्प्लीटली अप्लीकेबल इन आवर सिस्टम, एट आवर सिस्टम 100%। ये मुश्किल है और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ और बड़े दुख के साथ स्वीकार करता हूँ कि अभी तक कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, और वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सर, क्या किया जाए उसके लिए? मैंने आपको बताया जैसे कि आप जुडिशरी में जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करिए। आप जैसे कि अभी हर थाने के बाहर एक बोर्ड लग गया, डायरेक्शंस भी आ गई ह्यूमन राइट्स कमीशन की कि आप क्या राइट्स हैं आपके, नागरिकों के, गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं वो आप लिखो। वरना अब एक राज्य की कहानी बताता हूँ आपको, आप सुनेंगे समझ जाएंगे, खैर मैं आगे बोलना नहीं चाहता कुछ ज़्यादा। वहाँ पर एक रेट फिक्स है पुलिस ऑफिसर्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई क्राइम करते पकड़ा जाएगा तो उसके वो पैर में कहीं गोली मार देंगे, पैर तोड़ देंगे उसका। अब वो
टिपिकल एक वर्ड है कटोरी, जो घुटने टखने के ऊपर गोली मारने का अलग रेट है और उसके नीचे मारने का अलग रेट है। क्योंकि यहाँ मारने से आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो क्रिमिनल जिसको पकड़ा है आपने, उसको ऑफिसर कहता है कि देखो यहाँ गोली मारना है, वो कहता है भाई यहाँ मत मारो, नीचे मार दो, ये 50,000 ले लो। ये भी एक परंपरा है, ये भी चल रहा है। गोली किस जगह मारें इसका भी पैसा है। तो आप देखो सिस्टम तो ओवरऑल फेल होता है जब फेल होता है तो, और सिस्टम की सक्सेस भी ओवरऑल होती है, केवल लॉ से हल नहीं निकलेगा। अंबेडकर जी ने कहा था कि हम संविधान भारत को दे रहे हैं, बड़ा अच्छा संविधान है, मगर ये भी एक सच्चाई है कि अच्छा से अच्छा संविधान हो, बुरे लोगों के हाथों में पड़ जाए ये बुरा हो जाएगा, और बुरा से बुरा संविधान हो, अच्छे लोगों के हाथों में चला जाए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो बिल्कुल उतनी सी बात है। अब ये आपकी इनकाउंटर का रेट अलग, नहीं मारने का रेट अलग, घर गिराने का रेट अलग, नहीं गिराने का अलग, तो उससे करप्शन नहीं बढ़ता है। एक लेवल पे आने के बाद चेक करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये पावर किसी को आप दे पल्यूट हो जाता है तब तक। हाँ। अगर ये आप दे भी रहे हो तो बहुत सोच समझ के दो, ऐसे आदमी के हाथ में दो, ऐसे 2-4 लोग 3 लोग जिनकी कमेटी बने, जो देखें, बताएं क्या कार्रवाई करनी है उसको तय करें। फिर भी कभी भी आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि किसी को पकड़ के उसके पैर में गोली मार दो आप, और आप उसके अंदर लिख दो कि गिरफ्तारी के लिए आवश्यक बल प्रयोग किया गया। ये तो कानून परमिट नहीं करता आपको, लेकिन ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भला हो जिसने कई मामलों में डायरेक्शन दिया और बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करता है। हर राज्य में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मगर क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन तो क्या करोगे, आप अपॉइंट होते हो, आपके पास टीम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की विंग नहीं है। जस्टिस वेंकट चलैया साहब के टाइम में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन की विंग प्रॉपर हुई, जहाँ एसपी डीआईजी का अपॉइंटमेंट हुआ था ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसके पहले नहीं थे। आपके पास लोकपाल है, लोकपाल पुलिस नहीं बनी है, लोकायुक्त है, लोकायुक्त पुलिस नहीं बनी है। कई स्टेट में है, कर्नाटका में है, लेकिन कई जगह नहीं भी है। तो आपको जब सिस्टम कोई लाते हो तो एक पूरा बनाना पड़ेगा, और कानून के रास्ते में फिर अपना पराया नहीं है। जो एक आंख पे पट्टी बंधी हुई तस्वीर आती है, उस तस्वीर का मतलब केवल इतना होता है कि हम अपना पराया नहीं देखेंगे। हमें जब कार्रवाई करनी है तो हम कार्रवाई सबके लिए वैसी ही करेंगे जैसी हम किसी और के लिए कर रहे होते। वो परंपरा चलनी शुरू हो जाए धीरे धीरे, वो भी होगा। मैं हर बात में धीरे धीरे इसलिए कहता हूँ कि स्पीड नहीं है। हाँ। जो स्पीड होनी चाहिए, और वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द स्पीड, एंड होपफुली एंड by the grace of God, if it happens, that will be a wonderful day, and that will be a kind of establishment for the true democracy in India. सर, वी सी कि हमें क्या कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, तो व्हाट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस? आप देखिए, ये बड़ी आपने ऐसी बात की है, मैं हमेशा बोलता हूँ इसको। मैं एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कई फाइल्स निकालने का शौक़ रहता था मुझे, तो मैं जाके निकालता था, उसको पढ़ता था, पुरानी फाइल्स, जैसे बनारस के राजा की कोर्ट नरेसर में होती थी, या उन ज़माने की। क्या होता था कि जिसने गीता पे हाथ रख लिया, कुरान पे हाथ रख लिया, बाइबल पे हाथ रख लिया, वो अपराध किया है अगर, और सबूत कोई नहीं है, और वो बिल्कुल बच के जा रहा है, तो केवल हाथ रखने की वजह से उसने सच बोला और सज़ा हो गई उसको। जो ईश्वर का डर है ना, उससे बड़ा कोई डर नहीं होता। लेकिन जब आदमी धर्म से नहीं डरेगा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो वही है ना कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस होली ग्रंथ पर हाथ रख तो रहा है, पर वो सच बोल रहा है या सच तो नहीं बोल रहा है, अब नहीं बोल रहा है, लेकिन ये भी सही है कि जैसे ही वो हाथ रखता है ना, उसकी अंतरात्मा एक बार तो जरूर कांपती है। मैं नहीं कहता कि वो कॉन्शियंस, हाँ, एक बार अंदर से आता है कि हाँ यार, ये तो मैं गलत तो कर रहा हूँ। लेकिन ये भी सही है कि अब उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इस परंपरा को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे दुनिया में सब जगह ये चल रहा है, और ये बना इसीलिए था कि जिसको भगवान में से जो डरेगा, क्योंकि आदमी को अंतिम डर इस ज़िंदगी में जीते जी सज़ा पाने का नहीं है। हर धर्म के अंदर मरने की बात की जो सज़ा है ना, वो बहुत बड़ी है। तो आप जीते जी तो क्या सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, उससे आपको डर नहीं है। मरने के बाद जो सजा होने वाली है ना, उसके डर से आप परेशान हो। सर, एक ये है कि अगर आप मर के नर्क में चले गए तो एक बड़ी सी कढ़ाई है, उसमें तेल है उस उबले हुए तेल में आपको डाला जाएगा। हर धर्म में अलग अलग पनिशमेंट है, हर धर्म में अलग अलग पनिशमेंट है, हर धर्म का अलग अलग स्वर्ग है। जहाँ पर पानी की मुसीबत है, वो कहता है साफ स्वर्ग में, जन्नत में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहती हुई नदियाँ मिलेंगी साफ साफ। जहाँ पर बहुत ठंडी जगह है, वहाँ बोलते हैं वहाँ गर्मी होगी, सूर्य है, ये है, वो है। जहाँ पर बहुत गर्मी है, उनको ठंडी जगह भेज देते हैं। तो आपकी जन्नत की परिभाषा
और दोजख की परिभाषा और नर्क की परिभाषा ये सब अलग अलग है समाज के क्षेत्र के आधार पर। लेकिन फिर भी एक बात सही है कि जो धर्म से डरता है ना, धर्म भीरू जो होगा, धर्म से डरने वाला आदमी कई बार गलती करने के पहले भी सोचता है, रिमोर्सफुल होता है। आप रिमोर्सफुल होते हो। आप देखो हमारे जो ये सजा हम देते हैं किसी को, द प्राइमरी पर्पज ऑफ अरेस्टिंग समवन एंड सेंडिंग देम टू प्रिजन इज नॉट टू पनिश देम। आवर सिस्टम इज रिफॉर्मेटिव सिस्टम, वी वांट टू रिफॉर्म। If you are not in the purpose of reforming the prisoner, then no service is done, and that's why you are spending taxpayers' money on them. Yeah. Because it's taxpayers' money. Yes, Any yes. prisoner who commits an offense and he is inside, he is in judicial custody, he is completely at the expenses of society at large. Absolutely. Taxpayers' money. Because the moment they are reformed, they will be the great human being and citizens for the country, and they will be doing good for the nation. That was the ideal concept. That is not in practice, it's not happening, or it's happening only 2% or 3% or nominal. That is a different story. But ultimately purpose was this only. पर्पस यही था जी। टू रिफॉर्म। सर, अगर किसी वकील से आप नाखुश हो उनके काम से, तो क्या हम उनको सू कर सकते हैं? देखिए, आप नाखुश हैं तो आप एनओसी ले लीजिए, उनको बोलिए आपसे हम नहीं काम कराएंगे, ले लेते हैं लोग। आप सू करें भी कंज्यूमर, आप देखिए क्या है, कोई कोर्ट का फैसला आ रहा है, जज डिसाइड करता है, वकील कई एक बड़े बहुत देर तक बहस करते हैं, कहीं नहीं करें, मगर जज भी तो बैठा हुआ है। हम जज बन के नहीं बैठते हैं। तो आप किसी वकील को एज कंज्यूमर तो सू नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और करना भी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसी परमिशन आप नहीं दे सकते, और अगर ऐसा हो तो हम उसको विरोध भी करेंगे कि आप वकीलों को क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये भी सही है कि जज भी तो बैठा हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स दोगे हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई केस हो जाए आप हमें जो बताओगे वही तो हम बोलेंगे कोर्ट में। और अगर आपने हमें जो नहीं बताया तो हम कैसे बोल सकते हैं? और हमने जो लिखा है आप देखते ही हो, आपके ही साइन होते हैं उसके ऊपर। अब ये हो सकता है कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो, बिल्कुल गरीब हो, उसका केस आ रहा हो, तो वो तो सू करने भी नहीं जाएगा बेचारा, उसको पता ही नहीं है। और जिसको पता है वो तो अपनी एफिडेविट को पढ़ रहा है, रिटन सबमिशंस को पढ़ रहा है, आपके आर्गूमेंट्स को सुन रहा है। और आज की तारीख में सब कुछ वर्चुअल है। सुप्रीम कोर्ट जज भी कुछ गलत बोलता है ना, तो आजकल एक गांव में दूर बैठा आदमी कहता है ना, इस जज को कुछ नहीं आता। Absolutely, sir. और इसीलिए कई बार मन में हम लोग के आता है कि ऐसा तो नहीं कि गलती कर दी, ये सारा कुछ यूट्यूब पे डाल के सारी प्रोसीडिंग को। लेकिन ये भी लगता है कई बार कि ट्रांसपेरेंसी है, लोग देखते हैं, उनको मालूम है कि हमारे वकील ने बोला या नहीं बोला, या जज साहब ने क्या किया, या किस आधार पे फैसला किया। और बच्चों की ट्रेनिंग भी होती है, जो यंग जनरेशन है, जो जितने हमारे नए लॉ के बच्चे हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली बॉम्बे में पढ़ता है, उसको तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, मगर एक बच्चा जो जौनपुर में पढ़ रहा है, गाजीपुर में पढ़ रहा है, औरंगाबाद के किसी जगह पे पढ़ रहा है, कोई नांदेड़ में पढ़ रहा है, उस बच्चे को तो नहीं ये सुविधा है। वो कम से कम ये हियरिंग सुन करके और अपने आप को ठीक कर सकता है। क्या चेकलिस्ट होते हैं आपके जब आप एक केस को गो थ्रू कर रहे हो? देखिए, सबसे पहले हमारे पास तो जो केस आते हैं नॉर्मली वो पक्के ही आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला आ गया, हाई कोर्ट का आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आता है। सबसे पहले मैं हर एक नए बच्चे को बोलता हूँ कि आप 5W और A1H ये पढ़ के और फिर केस को बनाओ कि भाई वाई दिस मैटर इज बीइंग फाइल्ड, व्हाट इज द इशू, वेयर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, ये सब कुछ आप उसके अंदर डालो। व्हेन इट हैपेंड, यस एवरीथिंग। तो व्हेन इट इज रेडी, जो सारे W कर लिया आपने, H कर लिया, जर्नलिज्म का भी यही रूल है और यही रूल हमारे वकीलों का भी है। सिनॉप्सिस आपकी बन गई, लिस्ट ऑफ डेट्स बन गई, फिर आप देखो कि हाई कोर्ट ने कहाँ पर गलती की। क्या किसी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किया उसके खिलाफ तो कहीं नहीं जा रहा है। ये सब कुछ कर लिया। नए जो यंग बच्चे होते हैं रिसर्च भी करते हैं, पेपर्स लेके आते हैं, उनकी बड़ी मदद मिलती है हम लोगों को। फिर उसके बाद हम कोर्ट जाते हैं, तो हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। और एक जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जो इस केस को डील कर रहे होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ यंग मेंबर से, हमारे बार के भी और जो नए बच्चे जो पढ़ाई करके प्रैक्टिस में आने वाले हैं उनको भी कहता हूँ कि जब क्लाइंट से आप मीटिंग करते हो, टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज योर क्लाइंट इज कंटेस्टिंग द मैटर फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स and he knows much more than any other lawyer or any other person connected to this matter, because he is going through with this case. So he knows more than you. So first listen to him, ask him that what you want, and sometimes they also tell you something which they have observed, and thereafter you form your opinion and then you prepare your case.
सर संजय दत्त सर का केस आपके पास कब आया? नहीं, मैं केस के फैमिली फ्रेंडली की तरह मैंने उस मैटर को देखा हमने, और कोई वो केस जब आया तब तक तो जब वो हमारे संपर्क में आया कन्विक्शन हो चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और ये उसके बाद मैंने वो बस केवल इसकी जो कमियां थी उस केस की वो हम लोगों ने देखा कि अगर ये केस टाडा में नहीं होता तो कोई सज़ा उनको नहीं मिलती। उनके पास AK-47 नहीं मिला था। एक पॉपुलर परसेप्शन है दैट ही वाज देयर वाज AK-47 रिकवर्ड फ्रॉम हिज कस्टडी। यस। It was not AK-47. It was just a spring, and that spring was not to be used in the AK-47. कोई किसी और चीज़ की कोई स्प्रिंग थी जो रिकवरी हुई थी। लेकिन चूंकि इनका खुद का स्टेटमेंट जो कि टाडा में पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी आप बोलते हो या नहीं भी बोलो हमने लिख लिया, वो स्टेटमेंट उसमें काउंट हो जाता है। तो आई विल से दैट ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ सच ड्रैकोनियन लॉज, एंड देयर आफ्टर टाडा वॉज विड्रॉन। आप देखिए टाडा चला गया, पोटा चला गया, ये क्यों चला गया कि आप इतना मिसयूज़ किया आपने इसका। अब जैसे कोई जुआ खेल रहा है, अभी एक महाराष्ट्र का मैं एक केस कर रहा हूँ, इसमें डिटेल में नहीं जाता इसके, जो कि केस उसकी भी पेंडिंग है, तो जुए का केस है। जुआ खेलने वाले जो लोग पकड़े गए वो सेकेंड टाइम जुआ खेलते हुए पकड़े गए, उनको मकोका में बंद कर दिया। गैम्बलिंग के अलग लॉज हैं, अलग रूल्स हैं, ओके। लेकिन आप मकोका में चले गए, उनको बेल नहीं हो सकती। अब आप जब इस तरह से आते हो, कभी आपने मिसयूज़ किया पहली बार, हो सकता है सही डिसीजन हो उनका कि ये बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बार केस में डाल देंगे, 3-4 साल तक अगर ये केस लड़ लेंगे तो इस चेन इनकी टूट जाएगी, फिर वापस से इस ऑफेंस में नहीं आएंगे। योर पर्पज में बी गुड, बट अल्टीमेटली द पर्पज एंड द मेथड एडॉप्टेड बाय यू इज कंप्लीटली इलीगल। इट इज ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ योर पावर ग्रांटेड अंडर मकोका। सो द मोमेंट यू स्टार्ट मिसयूजिंग दिस, इट वॉज ए केस ऑफ संजय दत्त, यू कैन से कि ठीक है यार संजय दत्त है, बड़ा स्टार है, इसको क्या कमी थी क्या नहीं था। मैंने आपको पहले शुरू में ही कहा कि अगर ये केस नहीं होता तो संजय दत्त जी के जो फादर थे वो सुनील दत्त साहब, वो चीफ मिनिस्टर होते, तो वहाँ से आप इस केस को देखना शुरू करिए। और मैं कभी किसी को अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं देने वाला, मैं कौन होता हूँ। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ कि अगर उनके खिलाफ, चूँकि रिकवरी AK-47 की नहीं थी, और उनके खिलाफ अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, उनका खुद का स्टेटमेंट नहीं होता जो पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है विदाउट हिज नॉलेज, which he said several times in the court. So then it was not a case of even conviction. It was a case of violation of fundamental rights in which police officers would have gone to prison. उल्टा हो जाता अगर ये केस टाडा में नहीं होता। तो नॉर्मल IPC केस होता तो ऑफिसर्स जेल में होते। कैसे फ्रेम कर दिया आपने इस आदमी को, मगर टाडा था इसलिए उनकी स्टेटमेंट थी, और स्टेटमेंट थी इसलिए उनकी कन्विक्शन आ गई। जैसे एक बड़े फिल्म स्टार का एक केस था, तो अब मैंने उनसे कहा कि अरे आप इतनी छोटी सी बात से आप परेशान हो गए, आप तो एंग्री यंग मैन वाला काम दिखाइए अपना, आप उसमें ऐसे स्टेटमेंट दीजिए। बोले कि अरे नहीं भाई, एंग्री फिल्म थोड़ी है, मुझे तो ये समझना है पहले कि मैं सही हूँ कि नहीं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली ही वॉज राइट, सो ही कुड थ्रो हिज वेट एंड ही कुड डू वॉट एवर ही वॉन्टेड टू डू। बट मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि सपोज यू फिक्स समवन इन मकोका एंड देयर इज़ नो केस, कैन यू गेट बेल? नो, बिकॉज देयर इज नो सच प्रोविजन इन दिस। तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स को भी बहुत ही केयरफुली, आप जब आप किसी के खिलाफ केस लगा रहे हो तो आपको ये मानना चाहिए कि उसी बिकॉज ऑफ मिसयूज सेवरल स्पेशल लॉज विच वर ब्रॉट टू टैकल टेररिज्म डिड नॉट सर्वाइव, लाइक पोटा एंड टाडा। So I don't want that any law which you feel that is necessary to tackle organized crimes are repealed because of the misuse of your power, misuse of that particular law. So don't do it. This is my advice to almost most of the law enforcing agencies who are into the implementation of law. And because of such implementation, even if it is being done in a good faith, but the process is illegal and not made for the purpose for which you are applying, you should restrain yourself. Yeah. Like you said, Sanjay Dutt sir did not say anything और इसका अलग मतलब उन्होंने ले लिया. So when a person is silent and is not saying anything, says he doesn't want to say anything, तो उसका क्या अर्थ निकाला जा सकता? क्या कोई अर्थ निकालना ज़रूरी है? नहीं, अगर उसने आपके सामने नहीं बोला तो आप कहोगे ना नॉन कोऑपरेशन है, कहते रहो. Ultimately, he cannot be silent in the court. He has to speak. He has to say that no, do you accept the charges? You have to say yes or no. So what happens when the person is not ready to say anything? And then acceptance, obviously you are accepting it.
But your option is given whether you accept the charge, and if you say no, I am innocent, then the trial will start. Otherwise, you are accepting the You offense. are accepting the offense. So, एडवोकेट्स और पुलिस के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो कभी ख़त्म होंगे या फिर ये पावर स्ट्रगल हमेशा चलेगा? देखिए, इसलिए रहता है, आपको बताता हूँ। पुलिस किसी को पकड़ती है, उसको जेल में ले जाती है, थाने में ले जाती है, चार्जशीट फाइल करती है, वकील उनको डिफेंड कर रहा होता है। तो रिश्ता ही ऐसा है कि जहाँ पे हम साथ साथ चल तो रहे हैं दो किनारों की तरह, मगर मिलना नहीं होता। लेकिन कई बार आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे, कई क्रिमिनल लॉयर्स को सारे केसेस थाने से ही मिलते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ। थाने से मिलजुल के ही काम करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, सिस्टम में ये चलता है। लेकिन ये भी सही है कि दोनों की ड्यूटी है। ही इज़ ऑल्सो ऑफिसर एंड लॉयर्स आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट. They both have to perform their duties. One person's job is to investigate, be into the law enforcing agency. Other person's responsibility is to deliver and help in the compensation of justice. And he is appearing before court of law to help the accused person, sometimes to defend them, sometimes to deal with the issues. And many good judgments that has been brought and that came to the existence by the greater assistance of the great lawyers to the court. Otherwise, it was impossible to have such ideas and such good laws. तो वो तो होता ही है। वो तो पुलिस और जो अपने वकील हैं, इनके झगड़े तो आप देखेंगे ज़्यादातर फिल्मों के अंदर। आप पुलिस वाले को विलन क्यों पाते हैं? इसलिए पाते हैं कि सबसे ज़्यादा दुखी लोग पुलिस से होते हैं। आप डॉक्टर को विलन आप पाने लगे हैं। अब फिल्में बनती है तो डॉक्टर को दिखाते हैं किडनी निकाल दिया, हाँ। इसने ये निकाल दिया। पहले नहीं था ये। इट वॉज सच ए नोबल प्रोफेशन। बट यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल प्राइमरी स्कूल टीचर हु इज द विलन इन ए मूवी, क्योंकि बच्चा है ना, प्योर है, उसको अच्छा ही दिखता है। हाँ। आप कौन देख रहा है आपको, किसके लिए आप कर रहे हो, कब कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये अगर तय हो जाए और ये आप ऑब्जर्व कर लें तो आप बता सकते हैं कि आदमी सही है, गलत है। और नजरिए की बात है। बिल्कुल बिल्कुल नजरिए की बात है। ये भी कहते हैं कि पुलिस और वकील से दोस्ती भी भारी पड़ती है, तो लोग कहते ऐसा हैं, लोग कहते हैं, सही आपकी बोलते क्या हैं। मान्यता है देखिए, इस मेरा पर? ये मानना है कि हमारा जो समाज है वो इन्हीं लोगों से मिलके बनता है। हर समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं। साधु संत भी जेल में हैं और कई कैदी भी साधु संत से अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कब कौन किस परिस्थिति में आपको मिले वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कबीर जैसे राइटर हुए, कबीर जैसे पोएट हुए, जो कि जुलाहा के बेटे थे और कपड़े बिनते थे और इतने बड़े संत हुए। और हमारे देश में रसखान साहब थे, डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, ग्रेटेस्ट पोएट, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति के ऊपर किताबें लिखी। हमारे देश में हर तरह के लोग हुए, लेकिन कौन किस वातावरण से निकल के आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है और उससे ही तय होता है। तो मेरा ये कहना कि वकीलों से दोस्ती दुश्मनी दोनों बुरी है, ये तो ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ खूब दोस्ती रखिए और हम लोगों से दोस्ती रखेंगे आप। जैसे मैं अपने दोस्तों से पैसे नहीं लेता। अच्छा। मैंने कभी भी किसी आदमी को जिसको मैं जानता रहा हूँ पहले से, उससे आज तक पैसे नहीं लिए, फीस नहीं लिए। That's a noble deed. और मैंने, यही एक बड़ा रीज़न है कि हम जानते हैं आपको पहले से, आपसे कैसे फीस ले सकते हैं, हम लेते ही नहीं। अब इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है, यही मतलब है कि आप मुझे पहले से जानते हैं, हमारी आपकी दोस्ती रही है। अगर आपका हमारा संपर्क केस की वजह से होता तो हम ले लेते आपसे कुछ। अब तो आपसे हमारा संपर्क इसलिए पहले से था और आप केस में आ गए, तो हमारी भी एक ड्यूटी बनती है, हमें फीस नहीं चाहिए आपसे। हम आउट ऑफ वे नहीं जा रहे, मगर आपकी जो मदद हो सकती है हम वो करेंगे। दोस्ती आप ज़रूर रखिए। और पुलिस वाले से नाहक दोस्ती की ज़रूरत भी क्या है, वकीलों से तो रखनी चाहिए। बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से भारतीय न्याय संहिता आम आदमी के लिए कितना बेनिफिशियल है? देखिए, जो आईपीसी है उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल वही है, 90% तो वही है जो पहले से था। जो बचा हुआ 10% है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कोर्ट ने पहले से बोल रखा था, जैसे जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की, नाइट को सनसेट कर दिया, या कहीं कहीं पे जहाँ पे मिसयूज होते थे 377 कोर्ट ने पहले ही कर दिया था, उसको हटा दिया। अगर कंसेंशुअल है तो उसको निकाल दिया। जो सेम सेक्स वगैरह ये सब जो चलता था वो हटा दिया। एडल्ट्री को हटा दिया, कंसेंशुअल है तो वो हटा दिया। डिवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है वो, लेकिन बाकी चीज़ें हट गई। तो ऐसे
जो आज का जो समाज है सोशल मीडिया से रिलेटेड कर दिया कि एनी डॉक्यूमेंट डिजिटल और एक्चुअल, अदरवाइज अर्लियर यू कुड हैव चार्ज ओनली ऑन डिजिटल ग्राउंड। ऐसे ही सेडिशन का सेक्शन हटा के मगर बाकी उसको ब्रॉडर मीनिंग में लेके आ गए। तो ये 5-6 चेंजेस जो बड़े हैं, मेजर हैं, वो दिख रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रिकॉर्ड पे आप ला सकते हो, वरना पहले क्या था जब ये एक्ट बना था, अब ये तो आईपीसी बननी शुरू हुई थी 1831 से, और फर्स्ट जो रिपोर्ट आई थी पुलिस कमीशन की और लॉ कमीशन की, उसकी रिपोर्ट के बाद ये करते करते मैकाले ने, जब मैकाले की डेथ हो गई 59 में, तब 60 में जाके उसके मरने के 9 महीने बाद ये आईपीसी लागू हुई है। जीते जी नहीं लागू हो पाई थी, हर बार रिफॉर्म होते 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 तो उसको इंडियनाइज कर दिया था। व्हेन दे वर ड्राफ्टिंग इंडियन पेनल कोड दैट वाज एप्लीकेबल फॉर अफगानिस्तान, बर्मा एंड दिस ऑल दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, ये सारे एक ही थे, तो उसको इंडियन ही बना दिया था। करीब 30 साल की जो मेहनत थी, वो 30 साल के अंदर इसको अमेंड कर करके इंडियन बना दिया था इसको। तो आपका ये कहना कि अब ये जो चेंजेज आप करें, मगर अब कई चीज़ें बंद ही हो गई ना। अब जैसे फेसबुक का ज़माना है, हर एक के पास इंटरनेट है, और ये कानून में था ही नहीं कहीं पे, तो इसको डाल दिया कि अगर आपने पोस्ट डाला है दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, इट हैज़ टू बी एस्टेब्लिश योर पोस्ट। तो जो आज की जो मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत थी वो कर दिया। गैंग रेप की जो सेक्शन थे थोड़े स्ट्रिंजेंट कर दिया। ऐसे ही कई ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम थे जो कि केवल उस पर्टिकुलर मकोका में और इन सब में जा सकते थे, अब आईपीसी में, मतलब न्याय संहिता जो है इसमें भी आप डील कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर दी। यही सब थोड़े बड़े चेंजेस है, बाकी सब तो वही है, क्या चेंज कर दोगे, और पूरी दुनिया का यही है। तो कानून तो यही है, बस केवल इतना है कि आप, जैसे अब एआई का यूज हो जाएगा अभी कुछ दिन में, उसके लॉज आ जाएंगे। बिटकॉइन के अभी देखिए कुछ दिन में रूल्स आ जाएंगे, उसके लिए आपके लॉ आ जाएगी। वैसे गवर्नमेंट लेके आई है, मगर प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग और उसकी, जैसे बैंक्स के साथ है बैंकरप्सी कोड है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी कोड भी आ जाएगा। सर जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जाएगा उसी के बेसिस पर इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। एब्सोल्युटली, laws are nothing but the reflection of societies, and it is there made to regulate the society. So majority of the persons, if they desire to be regulated in a specific manner, they will have a law in a specific way. That is the law, nothing else. सर हम जब भी कोई ऐसे देखते हैं न्यूज़ की ब्रूटल डेथ, ब्रूटल सिवियर केसेस ऑफ रेप, तो लोगों में ऑफ कोर्स बहुत आक्रोश होता है एक, एंड वो ऐसे कहते हैं कि पब्लिक के हवाले छोड़ दो। सो डू यू थिंक ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मॉब लिंचिंग तो आप नहीं कर सकते, पब्लिक तो देश नहीं चलाएगी, और पब्लिक जो है कानून और को अपने हाथ में ले भी नहीं सकती, जो लेती है वो गलत करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी जैसे डाउरी के केस में जो बेंगलोर का केस आया, जिसमें कि वो सुसाइड केस आया, पूरे देश में हंगामा मच गया। क्या इसका मतलब ये है कि लड़कियों को लोग तंग नहीं कर रहे हैं डाउरी के लिए? इसका मतलब ये है कि डाउरी की प्रैक्टिस में नहीं है? 100 में अगर 5 केसेस, 20 केसेस, 80 केसेस, 40 केसेस, मैं कह रहा हूँ सारे केसेस गलत हो, एक ही सही हो, तो जिस एक आदमी के साथ जाती है उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? यहाँ तो फिर हमें परिभाषा उस तरह की करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहता कि जस्टिफाइड था, एकदम गलत बात थी। किसी भी कीमत पे आप जो ये बेंगलोर वाला केस था वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने क्या किया और कैसे किया, मैंने उस पर एक डिटेल में कई जगह बोला भी और बात भी की, और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि कानून पूरा गलत नहीं है, कानून को लागू करने वाले और कानून का दुरुपयोग करने वाले वो गलत है। इसलिए कानून हमेशा गलत नहीं होता है, कानून तो वही है, कानून समाज का आईना है। डाउरी के केसेज में आप जब किसी जेल में, मैंने शुरू में आपसे कहा कि जब आप प्रिजन में जाते हैं तो you get the reflection of that particular society. Yeah. And how you get it? You go and you find that there are around 700 women prisoners. Around 50% of them are unmarried, and most of them are inside because of a dowry case. तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अनमैरिड लेडीज को भी बंद करके रखा है इस जिले के अंदर, मतलब एक्यूज उनको भी बनाया है। ऐसे ही बुजुर्ग माँ बाप भी बंद हैं उसके अंदर। ऐसे ही आपको बाकी केसेज भी मिलेंगे, ड्रग्स के केसेज मिलेंगे, कुछ और मिलेगा। आप राजस्थान में जाए एक्सीडेंट केसेज मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपराध इतना नहीं है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी राज्यों से बहुत कम है। Okay. ऐसे ही आप यूपी में चले जाएं तो आपको हर तरह के मिल जाएंगे। पंजाब में ड्रग्स के केसेज बहुत मिल जाएंगे। तो आपको जिस राज्य में आप जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर किस तरह का अपराध हो रहा है, वहाँ का समाज क्या कर रहा है और पुलिस कैसे डील कर रही है उसको, उस जेल के अंदर 50 प्रिजनर को देख के पता लग जाएगा।
पर सर फिर से पूछना चाहूँगी कि जब ये रेप केसेस होते हैं, जो अक्यूज्ड होते हैं, लाइक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे यू हैव ऑल द प्रूफ्स अगेंस्ट दैट पर्सन दैट ही इज़ द कल्प्रिट, एंड येट वी सी कि बहुत ज़्यादा डिले है न्याय दिलाने में उनको फॉर द विक्टिम। तो ऑफ कोर्स लोगों में गुस्सा रहेगा कि अब तक क्यों नहीं हो रहा है, एंड समवेयर बिकॉज ऑफ दैट डिले बाकी जो लोग हैं उनमें ऐसा लगता है कानून, द लॉ इज़ वेरी वीक, ऐसा एक रिफ्लेक्शन जाता है, एंड दे डोंट गेट स्केर्ड, वो फियर उनमें नहीं है। सो व्हाट हैज़ टू बी डन ऑन दैट, उसके लिए क्या किया जाए? अब देखिए, आप जो बोल रही है ना, जब बहुत से ऐसे केसेज मिलते हैं वेयर ए पर्सन हु हैज़ किल्ड द रिलेटिव ऑफ ए पर्सन इज बीइंग किल्ड इन पुलिस कस्टडी इन द कोर्ट प्रीमाइसेस बाय द विक्टिम्स फैमिली, ये ऐसे केसेज बहुत आ गए हैं। 5-7 केसेज हो गए इधर 1 साल के अंदर अंदर। ये क्यों होता है? आपको जब लगे कि कानून में भरोसा ही नहीं है तो उसने कहा कि नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, और ये हुआ है। मेरा ये मानना है कि जो सेंसिटिव केसेज हैं उनकी स्पीड अप कर देना चाहिए। जैसे आपने बना दिया कि 10 साल से ऊपर की कन्विक्शन के जो केसेज हैं, जैसे आपकी किसी से मारपीट हो गई, गाली गलौज हो गया, उसने गलत आपके साथ किया, मगर उसका केस 5 साल बाद भी सजा मिले तो चलेगा। किसी ने मर्डर किया है, रेप किया है, गैंग रेप किया है, फैमिली को पूरी मार दिया है, उन केसेज को तो प्रायोरिटी पे ले लीजिए, उनको ख़त्म करिए, कन्विक्ट करिए। लोगों को पता लग जाएगा कि भाई बड़े केसेज में तो फटाफट कन्विक्शन हो रही है, और पुलिस भी सीरियस है, प्रोसिक्यूशन भी बहुत ही वो कर रही है, क्योंकि ट्रायल में भी चलता है लंबा टाइम। अब एक पुलिस ऑफिसर सपोज इन्वेस्टिगेट किया केस को, आपने अरेस्ट किया, दूसरे ने इन्वेस्टिगेट किया, तीसरे ने चार्जशीट फाइल की। ट्रायल पे जब केस आया तो 9 साल बीत चुके हैं, उसमें से 4 आदमी रिटायर हो गए। अब आप उनको समन्स भेजते हो, वो बूढ़े लोग हो चुके हैं, दे आर 70+, 72, 73, समटाइम्स दे आर इन हॉस्पिटल, समटाइम्स समथिंग एल्स इज देयर, दे मे टर्न अप, दे मे नॉट टर्न अप, अल्टीमेटली यू इशू वारंट, वट एवर, बट दे कम टू द कोर्ट एंड यू आस्क समथिंग, बट दे आर नॉट विद द होल्ड ऑफ द फैक्ट्स। हमने 20 साल पहले कुछ किया इन्वेस्टिगेशन, हमें याद नहीं है, हम कहते हैं फाइल दिखाओ, देखा, स्टडी किया, समझा, कुछ बोला, लेकिन पूरी बात नहीं मालूम है। अगर आप इनको स्पीड अप कर दें कि 4 महीने के अंदर अंदर तो इसमें पूरी सुनवाई ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे केसेज में ऑफिसर भी वही हैं, फैक्ट्स भी वही हैं, विटनेस जो एक्यूज है वो जेल में है, तो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाया। अदरवाइज क्या होता है, सपोज यू आर इनोसेंट बट यू आर इनसाइड द प्रिजन, so because trial is pending and witnesses has not been examined, so you are not being granted bail, so your fundamental right of your personal liberty is being curtailed, you are being harassed despite being innocent. So in both ways it's not good. So all these heinous offenses where the conviction is above 10 years or in the ambit of 10 years, those cases should be given priority, and there should be special courts, there should be retired officers to record the statements and cross-examination and everything, and ultimately courts should be working with the speed to deliver the justice. ये होना चाहिए। Sir, this brought another question to my mind. Like you said, बंदा prison में है, he or she is innocent, and it has taken a lot of years. फिर वो बंदा बाहर निकलता है, but उतने साल तो चले गए. So what does our judiciary system do for that? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपने किसी आदमी के वैल्यूएबल ईयर्स को लिए हैं और आपने उसको हैरेस किया है, अगर केस झूठा है तो झूठा केस बनाने वाले के खिलाफ भी उन्हीं सेक्शंस में केस चलाओ, तब जाके इसका मिसयूज रुकेगा। But is this, I mean, I don't know, is this applicable or you are suggesting? It's not applicable. They have to bring a law like this. I am framing you in some case, and that case is completely baseless, false, and it is just a malicious prosecution. In those cases, how can a person who has wasted his 5 years, 6 years of valuable times, which was not only for him but for his family and friends, you have to deal with such issues. And to protect in the democracy what we are doing, this is the rule, this is the governance by the people, for the people, of the people. If that is the primary concept, in order to protect that fundamental of democracy and fundamental of justice, you have to come with a preposition, come with a new law, where you have to establish that if there is certain things, certain matters,
Suppose benefit of doubt is all right. Hmm. In some cases, doubt is created and accused gets scot-free, he goes out of prison. But if the court finds it completely malicious prosecution, baseless and false, then obviously the officer, the investigators, the complainant, they should be punished. Not only misconduct, not only departmental inquiry, they should be facing the same term what the other person has suffered. Right. And for that, government must do something. That is my just a suggestion. Just a That is my suggestion, idea. Yeah. And I seriously feel that the moment you start doing this, you take it from me, the misuse will be completely under control. I am not saying it will be 100% banished, Of course, but it will sir. be under control. क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जुडिशरी और सोसाइटी के लिए एक गेम चेंजर होगा या ये एक अननेसेसरी डिबेट है? देखिए, कुछ भी यूनिफॉर्म तो होता नहीं है. जैसे हमने आपसे कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज योर फंडामेंटल राइट, Yeah. but all the citizens are not equal before law. So similarly, the uniform civil code is a very good concept, but whether you want to apply it uniformly, then are you going to finish all the personal acts? अब हिंदू कोड है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बाकी कम्युनिटीज़ को आप डील कर रहे हैं, इवन सिख लोग भी अपने हिंदू एक्ट में कवर हो जाते हैं, लेकिन आप ओवरऑल जब तक कोई एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं बनाए सबके लिए बराबर, बिकॉज एवरी कोड एंड एवरी स्पेशल एक्ट हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस. इफ यू मेक इट सेम फॉर एवरीवन, देन यू विल रियलाइज कि भाई ये जो बनाया हमने ना, ये उनको सूट नहीं कर रहा है, ये सेक्शन तो इनको सूट कर रहा है मगर ये इनको सूट नहीं कर रहा है, ये बी को कर रहा है मगर डी को नहीं कर रहा है, फिर अल्टीमेटली वही हो जाएगा. जहाँ तक जो हमारे 6 शेड्यूल के स्टेट हैं, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहाँ पर कस्टमरी लॉ चल रहा है, वहाँ हमें उनको प्रॉमिस करके ही हम आए थे. जैसे आप नागालैंड में चले जाएं आज, हाँ. और आप कहीं भी गाड़ी से जाएं तो आप पाएंगे कि जगह जगह वहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं कि वी आर नॉट इंडियंस, वी आर नागाज. ये भी लगा है कि दिस टेरिटरी डज नॉट फॉल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जगह जगह लिखा है, खुलेआम ही लिखा है, सब जगह लगा हुआ है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो तो ठीक है, हमारे हैं और हमने रास्ता निकाला है, बीच का हमारे पास हैं वो लोग. ऐसे ही मैं कहता हूँ कि आप जब भी कुछ यूनिफॉर्म बनाते हैं, वो यूनिफॉर्म केवल एक या दो लोगों को निगाह में रख के नहीं, एक ग्लोबल नेशन वाइड बना दीजिए. ट्राइबल स्टेट्स को छोड़ दीजिए, जो कि गवर्नमेंट छोड़ रही है, टच नहीं कर रही है उनको. बाकी सबका एक बना दीजिए. आप बना देंगे तो काम हो जाएगा उससे. लेकिन आप बताइए, टैक्स पे यूनिफॉर्मिटी हो सकती है? ज़्यादा इनकम वाले को आप ज़्यादा टैक्स लेते हो, कम वाले से कम लेते हो. यूनिफॉर्मिटी कैन ओनली बी ऑन द सोशल इशूज़, मैरिज इशूज़, प्रॉपर्टी राइट्स. Got it. आप जैसे हमारे यहाँ पे तो लेडीज़ को कोर्ट ने कर दिया कि उनको हक मिलना चाहिए, एक्ट में भी आ गया. लेकिन अब मेघालय में तो केवल लेडी को ही हक है, लड़कों को तो मिलता ही नहीं कुछ. Boys don't have any right in the property. Even if you want to acquire the property, that has to be acquired by the youngest daughter in the family. And this is just in Meghalaya. Yes, in the Khasi tribe. I'm not saying just, means many other tribes, they have different rules. Okay. जैसे अब माइनिंग कर रहे हैं आप, हमारी लैंड पे अभी आपको तेल का कुआं निकल गया, वो जब इन सरकार की हो गई, वो निकालेगी इसको. जमीन के अंदर कोई धन मिल गया, हमको सोना मिल गया, गवर्नमेंट का है. सरकार की हो गई. लेकिन जैसे ही आप अरुणाचल में जाते हैं, मेघालय में जाते हैं, इट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो वो हर जगह पे डिपेंड करता है. मेरा केवल ये है कि आप जो भी कानून लेके आते हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, या कोई एक्सेप्टेबल सिविल कोड लेके आओ, या वाइडली एक्सेप्टेबल कोड लेके आओ, जो भी नाम रखें उसको आप. In place of uniformity, it should be applicable to everyone. If you want to leave few tribal communities who are governed by customary law, leave them. But for rest of them, there should be a common provision. But take it from me, anything which is uniform will not be suitable for everyone. One section will be good for A, the same cannot be good for D, Yeah. and the same can be good for E, but again B will object for it. So you have to prepare something which is acceptable. Government must be working on it because they are saying something. Or you can have state to state, depending on the facts and circumstances of the state. That is a better idea. A state can
apply it in their own state because they know the system and Right, custom. right. So you can start doing it, and from there you can, if you adopt that these are the few provisions which is part of uniform civil code in Kerala, but they are missing in state of Uttarakhand, it means the society there and here is bit different. Yeah. So ultimately, when you club everything together and you form a particular rule, then you have to respect the sentiments and culture and practices of other persons who belong to other states and other faiths and religion. How to become a successful lawyer? I think most of this young generation, younger lawyers, they are working really very hard. In our profession, first 5 years is a bit difficult. I always say this. And if you survive by 5 years, you always keep one fact in your mind, that books are your best friend. Books you require. Thereafter, you have some good friends with whom you discuss something healthy and discuss about law also. At the same time, be honest to your friends and your clients and try to work hard. You take it from me, within 5 years, money will not be a problem for you. I'm not saying that you will become so big, but money will not be a problem. But first 5 years, you have to focus. Like somebody is coming to Bombay to practice. They start going directly to the High Court. I tell them, you see, first you go to district court, or you go to income tax matters, or you go to SEBI matters. You learn something so that when you join the mainstream practice, you have one expertise and you start making good money. पैसे आने लगेंगे जब आपके पास, उसके बाद आप 4 चीजें और भी कर लेना। अभी पहले दिन से आप सारा काम क्यों करना चाहते हो? तो कई बार यंगर जनरेशन में कई लोगों को जल्दबाजी भी होती है, और सही भी है, उनको भूख होनी चाहिए जल्दी आगे बढ़ने की। मगर जल्दी आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास है वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कई बार स्टेशन में नहीं देखते हैं कि लोग अपना सामान छोड़ के उतर जाते हैं ट्रेन से। तो मैं उनसे कहता हूँ, सामान छोड़ के मत उतरो। जल्दबाजी ठीक है, मगर सामान छोड़ के नहीं उतरो, सामान लेके उतरो, ताकि घर आप ठीक से पहुंचो। यही बात प्रोफेशन में लागू होती है। जल्दी का काम जो होता है, जल्दी का काम शैतान का। बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैं उस शैतान से बचने का सलाह देता हूँ, और ये कहता हूँ कि 5 साल का हार्ड वर्क है। आजकल हर वकील को पैसे मिलते हैं। अब तो बार काउंसिल ने भी कर दिया है 18,000 रुपये का कुछ नोटिफिकेशन, उनका भी एडवाइजरी आई हुई है। लेकिन वकीलों को अब पैसे मिलते हैं। जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो अलग उनकी लेवल हो जाता है, जो लिटिगेशन में उनका अलग लेवल हो जाता है, लेकिन अब पैसे मिलते हैं। अब रहने खाने को दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग के टाइम में 1 पैसे नहीं मिलते थे, अब पैसे मिलते हैं। तो इसलिए कोई इसमें बुराई नहीं है। जिंदा दिली रखिए, खुश रहिए, और मुस्कुराते हुए जो काम करने को मिले वो करिए। कभी कभी ओवर टाइम जो होता है ना, वो घड़ी देख के नहीं किया जाता। अपने ऑफिस की नीड और क्लाइंट्स की जो नीड है उसको, चूँकि आप यू आर नॉट जस्ट ए पर्सन हु इज डूइंग ए जॉब, you are officer of the court, you are part of dispensation of justice. The person who is approaching you is treating you second to God. Yeah, his life is dependent on you. So जरा उसका ख्याल करिए और घड़ी देखे बिना काम करिए। 5 साल बाद सक्सेसफुल लॉयर ही रहेंगे। तो इसलिए लोग बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा फ्यूचर है हमारे प्रोफेशन का। अब सर, लॉ में भी अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। बट आउट ऑफ ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, विच डिपार्टमेंट गिव्स यू द हाईएस्ट इनकम? अगेन आई विल से दैट यू सी देयर आर मेनी गुड फोरम्स। जैसे NCLT है, NCLAT है, सारे कंपनी कॉर्पोरेट मैटर्स वहाँ हैं, लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं। एप्टेल है, जहाँ पर गैस के, पेट्रोलियम के, ऑयल के मैटर, इलेक्ट्रिसिटी के मैटर हैं। ऐसे ही आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जहाँ पर कर्जे को लिए बैंक्स आते हैं, वहाँ भी पैसे ठीक मिल जाते हैं। क्रिमिनल मैटर्स हैं, वहाँ पैसे मिल जाते हैं। सिविल मैटर्स में मिल जाते हैं। आप एक एरिया पकड़ लो, जिसमें भी करना चाहते हो। आप IPR ले लो, आप कंज्यूमर ले लो, जो आपको पसंद है आप एक एरिया ले लो। पहले उसकी एक्सपर्टीज़ लो। आप PC एक्ट ले लो, NDPS ले लो, आपको जो भी जैसे मैटर करने हैं उस एक मैटर पे दिल खोल के पहले काम करो, अच्छे से मेहनत करो, उसकी एक्सपर्टीज़ लो। उसके केसेस से आपकी आमदनी चलेगी, आपका घर चलेगा, आपकी दौलत बढ़ेगी, और साथ साथ आपका नाम बढ़ेगा। और साथ में आप दूसरे काम जो आपको पसंद है वो करते रहो। उसके भी समाज सेवा भी करो थोड़ी बहुत। बेचारे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, पैसे नहीं होते, उनके लिए मदद करो, उनको फ्री करो। बस यही तरीका है, और सारे के सारे सक्सेसफुल होंगे मैडम। सारे को पैसे मिलेंगे। पैसा तो दिक्कत है ही नहीं, हमारे प्रोफेशन में पैसा दिक्कत नहीं है। काम करने का अवसर नहीं है, और काम करने का अवसर कोई देना नहीं चाहता। मैंने कहा ना कि ट्रेनिंग कराइए प्रॉपर। जुडिशियल एकेडमी लॉयर्स के लिए खोलिए, वकीलों को काम करने का मौका दीजिए। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जजेस तो ट्रेनिंग ले रहे हैं मगर लॉयर्स नहीं ले रहे हैं। सबको ट्रेन करिए, और आप ये पाएंगे कि ओवरऑल इससे देश का भला होगा। ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए।
सबके लिए अच्छा है। सर काम करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? अब इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपको कई लोगों को, मैंने कहा ना, कैटेगरी है हमारे समाज के अंदर। आप देखिए ना, हिंदुस्तान में एक चीज़ तो है जो बाकी देशों में नहीं है, कई देशों में नहीं है, काम को छोटा और बड़ा समझने का। डिग्निटी ऑफ मैन पावर तो नहीं है। अपने देश के कई राज्य हैं जहाँ पर है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपको कोई छोटा काम है तो छोटे लोग करेंगे, बड़ा काम बड़े लोग करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ बराबरी समाज में ही नहीं है। जब समाज में बराबरी नहीं है तो काम करने के मौके भी नहीं है। हमारे जो सबसे बड़े रिचुअल्स होते हैं, धार्मिक रिचुअल्स, इसमें भी आप देखेंगे कि बहुत से धर्म के लोगों को तो आप रोक ही देते हो, कहाँ उनको रिचुअल करने देते हो। तो वो भी तो एक बात है। तो आप कोई बराबरी का अधिकार तो समाज ने नहीं दे रखा हमारे। धीरे धीरे उसको भी मैं कहता हूँ कि ठीक करो, कोशिश करो, आप उसको आगे बढ़ाओ और बनेगी बातें। सब फेक लीगल नोटिसेस के बारे में बात करेंगे। ये कैसे प्रिपेयर होते हैं एंड हाउ टू वेरीफाई एंड डील विद फेक नोटिसेस? फेक नोटिसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? From yeah, like From the government, yes. from the government Yes, somebody departments, is sending you ED notice, somebody is Yeah. sending you CBI notice. because we did this research also, and there was a study that we did जिसमें 8% of all legal notices served were later found to be fraudulent. So Yes. how to verify? So any officer, any government agency, if they are sending you the notice, there will be their landline number. Okay. It has to be. If a ED officer is sending you a notice, he will write his name, designation, and then he will write his landline number, which can be easily verified from the website, or you can just know that who is the boss of this organization. You can just verify and check it. That is the one way. Okay. The other way is the format. Because there has to be some mention that what kind of offense, what kind of notice is this, what is required from you. So the moment you read this, you will find it's fake or genuine. So we have to be alert. We have to, yes, citizens has to be alert. Otherwise, really, how will you verify it? You see now digital arrest is happening. People are paying money because somebody is calling you and saying, posing himself to be police officer, asking you not to leave the house. A lot of such cases are happening. And I have also received such calls. Sir, I have been a victim to it. I've lost 30,000. I did not lose the money. I recovered 3 lakhs for other person. This was long time back, 7 years ago. I lost 30,000 because of this. Anyway, what are the do's and don'ts when it comes to seeking bail? देखिए, जब भी आप कभी बेल के लिए लगाते हैं, स्पेशल एक्ट्स में आपकी अरेस्ट है, फिर तो प्रोविजन ही ऐसी है कि बेल नहीं होनी, मुश्किल है, कब होगी, कैसे होगी, लिखा ही हुआ है। अदरवाइज जब आप बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं, पहली चीज़ तो आपकी यही होती है कि साहब जो भी कंडीशंस होगी हम उसको फॉलो करेंगे। आप अपने को इनोसेंट लिखते ही हो, दैट एप्लीकेंट इज इनोसेंट, ये भी लिखते हो, कंडीशंस को फॉलो करते हो। विदेश जो भी कंडीशन कोर्ट इम्पोज करेगी और लगाएंगे, उसमें विदेश यात्रा भी रुक जाती है आपकी। कई बार कोर्ट को वो ही बोलती है कि आप जाके थाने में जाओगे, आईओ के सामने जाओगे, उनके सामने पेश होगे, विटनेसेस को टेम्पर नहीं करोगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे। तो आप एविडेंस टेम्पर नहीं करो, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करो, कोर्ट की कंडीशंस को फॉलो करो, कुछ कॉमन चीज़ें हैं। और आपका ये पहला ऑफेंस है तो बात अलग है, अब कई ये कर चुके हो तो उसकी बात अलग है। तो हर वो ग्राउंड उसके अंदर आ जाता है। तो ये तो होना ही है, टर्म्स एंड कंडीशंस को तो फॉलो करना ही है। अब अगर आप, ये तो आपके डूज में आ गए, अब अगर आपकी बेल हो गई और आप इसको जंप कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो इन द टर्म्स इम्पोज बाय द कोर्ट, देन ऑब्वियसली यू विल बी अगेन, बेल में बी कैंसिल्ड। So the liberty granted to you on the terms and conditions enumerated in the bail order cannot be violated. You should follow that. That is the first principle. और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, अगर आपको बेल चाहिए तो उससे अच्छा क्राइम ही मत करो ना यार। Exactly. उसी से बच जाओ, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आइडियल सिचुएशन है। वो नहीं होता है तो फिर तो ये सारी वकीलों का चक्कर तो पड़ता ही है, और आप ये करोगे ही, और कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जिसको कि देखना है। सर, जज का फैसला आखिरी फैसला माना जाता है, पर कभी ऐसा हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि फैसला देने के बाद उसको फिर से रिट्रैक्ट किया हो? रिव्यू करते हैं ना, करते हैं रिव्यू। हमारे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू होता है, और बाकी कोर्ट्स में भी होता है। रिवीजन फाइल होता ही है कि अब, और प्रोसेस इतना लंबा है ना, मजिस्ट्रेट के फैसले को डीजे के यहाँ चैलेंज करते हो, डीजे के पास, फिर हाई कोर्ट में, फिर डीबी में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर रिव्यू, फिर क्यूरेटिव। तो कितनी बार चेंज हुआ है।
with that, we come to the end of this podcast. Thank you so much, sir, for giving your valuable Thank you, time to Gayatri ji. us. We learned a lot. Like, I got to know so much. I hope आपको अच्छा लगा हमसे मुझे बात करके. बहुत अच्छा लगा. आप बहुत अच्छी हो. Thank और you, sir. may God bless you, and you already have a good name, and your name will grow further. Thank you so much. Thank sir. you, ma'am. Thank Thank you.